पास्ट पेपर को और प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज वो दिन आ गया है। अब हम देखते हैं कि आप लोग और मैं खुद कितने कामयाब होते हैं, इन द सेंस कि हमें पास्ट पेपर में से ये एक क्वेश्चन है, ये सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया, एज इट इज उठाया है। ये क्वेश्चन बना था 2009 में और ऑब्वियसली फोर्थ क्लास के हिसाब से ये हो सकता है मुश्किल लगे तुम्हें, बट हो सकता है कि आसान हो। तो आज का हमारा जो एजेंडा है वो है दो चीजों पे। एक, हम पिछली क्लास में जो काम दिया था वो, और एक पॉइंट कवर किया जाएगा और फिर इस पे ये सवाल किया जाएगा। ठीक है, ये सवाल मैंने नहीं करना, आपने करना है। मैं गाइड कर सकता हूं बट आपने करना है। क्या आप ये सवाल करना चाहते हो? आर यू श्योर? आर यू रेडी? तो आप फिर पहले इस सवाल को समझो कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। अगर आप इसको समझोगे तो खुद कर पाओगे, और अगर नहीं समझोगे तो फिर मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। नो प्रॉब्लम, बट मैं इतना बता दूं कि जो बच्चा पिछली 3 क्लासेस तवज्जो से चीजें फॉलो करता रहा और एक रूल फॉलो करता रहा, 10 मिनट रोज रिवाइज करने वाला, वो खुद गवाही देगा कि हाँ चीजें मुझे समझ हो आ रही हैं। याद रखना, ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये आईकेप का है, मेरा नहीं है। जितने भी मार्क्स का आईकेप ने बनाया, आई थिंक मार्क्स भी शायद लिखे हमने 9 मार्क्स, तो 10, 11 से 19 मार्क्स तक ये क्वेश्चन जाता है। लास्ट अटेम्प्ट 19 मार्क्स का था। अभी मैं आ रहा था तो दरवाजे पे एक बच्चा मिला, शुक्रिया अदा कर रहा था कि सर जैसे आपने बताया था वैसा ही पेपर था। तो जैसे आपने सेल्स टैक्स बताया सर 19 मार्क्स। मैं कहा बेटा लकी यू। और मैंने उनको क्या कहा था शुरू में, पेपर मुश्किल है, तुम्हें भी बता रहा हूँ पेपर मुश्किल है, आसान बन जाएगा अगर मेहनत करोगे। पढ़ाने के लिए समझाने के लिए मैं हाजिर हूं, आउट ऑफ वे जाऊंगा, उल्टा लटक जाऊंगा, मगर तुमने सीधा रह के थोड़ी मेहनत कर लेनी है। आपने उल्टा नहीं लटकना, मगर सीधा रह के थोड़ी मेहनत कर लो। ठीक है, चलो बेटा बिस्मिल्लाह करते हैं। आज के सेशन में हमारे 3 काम होंगे। पहला काम इसे सॉल्व करना, दूसरा काम एक टॉपिक कवर करना, छोटा सा जो हम नंबरिंग कर रहे हैं, की पॉइंट्स ऑफ, क्या नाम रखा था मैंने उसका, की पॉइंट्स ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। की पॉइंट्स, वो की पॉइंट्स में एक कवर करूंगा और उसके बाद फिर एक सवाल आईकेप का। ठीक है बेटा, 90% इसमें आ रहा है, वो कुछ और चीजें 90% पढ़ चुके हो तुम। ठीक है जी, अच्छा जी बेटा तवज्जो रखना, इसको समझने के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज चाहिए जो कि 90% को टैकल कैसे करेंगे, बस। बाकी सारी चीजें तो तुम्हें पहले ही पता है। अच्छा, अब मैं ना वक्त के साथ अब आपको फॉर्मेट की तरफ ले जाऊंगा, और सेल्स टैक्स का मैं आपको ऐसा फॉर्मेट दूंगा इंशाल्लाह कि आपको फिर मैं कहूंगा कि जाओ कोई एक सवाल ऐसा लाओ जो इस फॉर्मेट पे तुमसे ना हो सके। चाहे आईके किसी भी किस्म का सवाल पूछेगा वो उस फॉर्मेट में मैकेनिकल कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आए बेटा, ये जो क्वेश्चन था हमारा ये वाला, ठीक है, जिसमें हमने कहा था कि ये एक पर्सन है। आप सबने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा पढ़ लेते हैं। मिस्टर काला अंग्रेज इज रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990। Following information has been extracted from his records for the month of August 22। परचेजेस की डिटेल क्या है? लोकल परचेजेस ऑफ टैक्सेबल गुड्स और इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। क्या करते हैं इंपोर्ट्स पे? क्या करते हैं? ये सुनना था मुझे। आप मुझे ना वो इंपोर्ट की, मैं सोच रहा था क्या उठा के मारूं किसी को यार, देख रहा था क्या कुछ नजर नहीं आ रहा, क्या करूं, तो आवाज आ गई इंपोर्ट। देखिए बात ये है कि टैक्स में क्या करते हैं उसे, भाई जब आप परचेजेस करते हो इनपुट टैक्स पे करोगे, इंपोर्ट स्टेज पे भी परचेज है, इनपुट टैक्स पे करेंगे किसे? गवर्नमेंट को। नहीं भाई, लोकल परचेज में तो हम सप्लायर को पे करते हैं, लोकल परचेज में तो हम बायर हैं, हम टैक्स उस वक्त भी तो पे करते हैं ना। किसे पे करते हैं? तो इधर गवर्नमेंट को क्यों दे रहे हैं? सप्लायर मुल्क से बाहर बैठा है, वो थोड़ी देगा हमारी गवर्नमेंट को, तो पैसे वैसे भी सप्लायर के थ्रू किसके पास आने? तो गवर्नमेंट ने कहा इधर ही मुझे दे दो, इतना लंबा रूट क्यों? हाँ पैसे मक्के जाते तो फिर जाने देते, मक्का मदीना पाक जगह है, ये तो अमेरिका जा रहे हैं, यूएई जा रहे हैं, इधर क्यों जाए? बात समझ आई? तो इस पे देखो इंपोर्ट्स पे क्या कैलकुलेट होता है बेटा?
बस ये याद रख लो। इनपुट क्या होता है उस पे? इनपुट टैक्स। ओके, सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स, जीरो रेटेड और एग्जेम्प्ट। ओके, हमें क्या कैलकुलेट करना है? ठीक है जी बेटा, अब आप आ जाओ। अब मेरी थोड़ी तवज्जो रखना बेटा, थोड़ी तवज्जो करना, क्योंकि मैं अब फॉर्मेट में आ रहा हूं। सबसे पहले ये बात देखो, ये मैंने पहले ही लिख लिया है तुम लोगों के लिए। ये है स्टेप 1 ना, हेड नोट्स। हेड नोट्स ये क्या कहलाता है? हेड नोट्स। हेड नोट्स होते हैं बेटा कितने? 3 चीजें हमें हेड नोट्स में लिखनी होती है। नंबर 1 उसका नाम जो भी हो, नंबर 2 जो रिक्वायरमेंट है एग्जाम की। रिक्वायरमेंट समटाइम्स ऐसे होगा कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी या कैलकुलेशन ऑफ सेल्स टैक्स लायबिलिटी, मगर आगे जाएंगे तो इस कैलकुलेशन में लायबिलिटी के अलावा भी चीजें कहेगा। मसलन क्या कहेगा? आपने देखा था रिफंड भी क्रिएट होता है रिफंड क्रिएट। कब रिफंड क्रिएट होता है? जीरो रेटेड। शाबाश, गुड गुड, आई एम हैप्पी। इसका मतलब है कि आप चीजें पढ़ रहे हो, फॉलो कर, इसी तरह करो बेटा। ये है तुम्हारी जिंदगी में आपकी इन्वेस्टमेंट करना, साथ साथ पढ़ो। ठीक है, अब देखो, जब हमने सप्लाई जीरो रेटेड की है तो हमें रिफंड भी मिलता है। तो एग्जामिनर क्या कहता है? कहता है कैलकुलेट 3 थिंग्स। नंबर 1 सेल्स टैक्स लायबिलिटी, सेल्स टैक्स रिफंडेबल, सेल्स टैक्स कैरी फॉरवर्ड। ये कैरी फॉरवर्ड क्या होता है? शाबाश, गुड, 90% की वजह से सारी चीजें तो आ रही है तुम्हें। ठीक है, तो पहला स्टेप बेटा क्या लिखते हैं हम? नंबर 1 नेम, दूसरा रिक्वायरमेंट, तीसरा मंथ जिसकी कैलकुलेशन हो रही है। अब आ जाओ दूसरे स्टेप की तरफ। बेटा दूसरा स्टेप ना, हम कैलकुलेट करते हैं इनपुट टैक्स। क्या कैलकुलेट करते हैं? अच्छा, अब तक आपने चूंकि फॉर्मेट के हिसाब से नहीं किया था तो मैंने कहा था जो भी करो, मगर अब आपने ना मेरे फॉर्मेट को फॉलो करना है। नंबर 2 स्टेप क्या होगा? इनपुट टैक्स होगा, राइट? आ जाए इनपुट टैक्स की कैलकुलेशन पे। इनपुट टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? परचेजेस पे। चलो भाई लिखो परचेजेस। तो क्या है, नजर आ रहा है सबको? परचेजेस ऑफ कौन सी है? लोकल टैक्सेबल गुड्स। ओके जी, कितनी है बेटा? 910। ओके, रेट हमारा क्या है बेटा? 17%। तो कितना अमाउंट बनता है ये? ये बनता है हमारा, ठीक है। कितना अमाउंट बना? ठीक है बेटा, 154,700। सेकंड, कोई और परचेजेस भी है हमारी? यस सर, है। इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल। कितना इंपोर्ट किया हमने? 450। इस पे भी रेट क्या है? 17। और अमाउंट क्या बना? ठीक है बेटा, ओके। और कोई परचेजेस हैं? आगे जाएंगे और होंगी 2, 4, 5, 8 जितनी भी होंगी तो परचेजेस ना, या परचेजेस की एडजस्टमेंट्स, या तो परचेज या परचेज की एडजस्टमेंट्स। परचेज की एडजस्टमेंट की एक मिसाल दूं? परचेज वापस करना, गुड्स रिटर्न। परचेज किया आपने, डिफेक्टिव निकली, क्या करोगे? रिटर्न। वो आएगी एडजस्टमेंट्स, मगर होंगी परचेज या परचेज की एडजस्टमेंट, बस। दूसरी चीज यहां नहीं आ सकती। उसके बाद हम देखेंगे, पूरा सवाल का फॉर्मेट आज बन जाएगा, हल्की फुल्की एडजस्टमेंट्स होंगी। ठीक है, तभी तो मैंने कहा ना पास पेपर कर पाओगे। अच्छा बेटा, ये कहलाता है इनपुट टैक्स फॉर द मंथ। फॉर द मंथ लिखना जरूरी है, ठीक है। इनपुट टैक्स फॉर द मंथ आपको मिल गया। ऑनलाइन वालों बेटा, स्टेप 2 हो चुका है हमारा। स्टेप 1, स्टेप 2। स्टेप 1 का हेड नोट्स, स्टेप 2 क्या है? इनपुट टैक्स। अब आता है स्टेप 3। स्टेप 3 आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स किस पे कैलकुलेट होता है? करो सप्लाईज पे कैलकुलेट। सप्लाईज गिवन है सर जी, गिवन है। कहां है ये? सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स कितनी है?
ठीक है बेटा। और रेट क्या है इस पे? 17, 20,400, क्योंकि तुमने वो लाखों में लिया है, मिलियंस में। सप्लाईज ऑफ जीरो रेटेड गुड्स, यहां सारे बच्चे तवज्जो करेंगे, सारे जो क्लास में है। जी बेटा, 1,20,000 नहीं है बेटा, 12 लाख है। ये जीरो ऐड कर दो बेटा, ये काइंडली बेटा जीरो ऐड कर दो। ये 12 लाख की कॉमा के साथ से ना ये जीरो, ये एक जीरो मुझसे मिस हो गया था। अगर आपने 1,20 भी लिया ठीक है, सही है। जिसने 1,20 लिया है वो भी गलत नहीं है, कोई मसला नहीं। 1,20 वाला भी ठीक है, वरना जीरो ऐड कर दो बेटा। अच्छा एक बात सुनो, यहाँ पे एक बात सुनो तवज्जो से, टोटल तवज्जो चाहिए। जीरो रेटेड सप्लाईज की आज एक स्पेसिफिक एग्जांपल बता रहा हूं तुम्हें। मैंने अभी तक क्या लिखा है? सप्लाई ऑफ क्या, या तो कहेगा सप्लाई ऑफ जीरो रेटेड गुड्स, या कहेगा जीरो रेटेड सप्लाईज। मगर एक बात सुनो, एक्सपोर्ट्स आर जीरो रेटेड, एक्सपोर्ट्स आर जीरो रेटेड। इसका मतलब है कि या तो कहेगा क्या कि जीरो रेटेड सप्लाईज, या फिर क्या कहेगा एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स कहे तो क्या समझोगे? क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट्स आर जीरो रेटेड। मैंने क्या किया है, आपको एक एग्जांपल बताई जीरो रेटेड सप्लाईज की, और भी होंगी जीरो। एग्जामिनर आपको इससे ज्यादा पे नहीं लेके जाता, या तो खुद बताता है एक्सपोर्ट्स, या फिर क्या बताता है, दैट्स इट। और स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में नहीं जाता, जाएगा भी तो हम तैयारी कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, रीजन है बिल्कुल रीजन है बेटा, इसकी रीजन है, मगर अभी मैं आऊंगा उसकी, जब एक्सपोर्ट्स पढ़ाऊंगा तो कवर करवाऊंगा। अच्छा मुझे एक बताओ, एक्सपोर्ट्स की 0% था, लिख लो 0%। ये 0% है बेटा, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, एग्जेम्प्ट गुड्स हैं सर कितनी? 2, 10। इस पे चूंकि कोई अमाउंट नहीं होता तो लिखना ही नहीं चाहिए। मैं बार बार क्या बोलता हूं, लिखना ही नहीं चाहिए, मगर लिख रहे हो तो जीरो नहीं लिखोगे, डैश डाल दोगे। ठीक है बेटा। अच्छा जी, हो गया सप्लाई सारे, तो अब क्या कहलाएगा? आउटपुट टैक्स फॉर द मंथ। क्या तेज हो गए बहुत, शाबाश। ये आपका हो गया आउटपुट टैक्स फॉर द मंथ, सही है। कितने स्टेप्स हो गए? 3। पहला क्या है बेटा? हेड नोट्स, हेड नोट्स। दूसरा इनपुट टैक्स फॉर द मंथ। तीसरा आउटपुट टैक्स फॉर द मंथ। कितने स्टेप हो गए बेटा? ये 3। नेक्स्ट स्टेप, अभी मैं इसको ना नंबर दे रहा हूं ना नाम दे रहा हूं, मगर नेक्स्ट स्टेप ये होता है हम लेस करते हैं। अब अगर तुम पिछली क्लास में अटेंटिव थे तो बताओ क्या लिखूं? क्या लिखूं? एडमिसिबल इनपुट टैक्स, शाबाश। यहां लेस होगा। अब जो टर्मिनोलॉजी यूज होगी वो होगा एडमिसिबल इनपुट टैक्स, यानी सारा इनपुट टैक्स लेस नहीं होता, एडमिसिबिलिटी के बाद आ जाता है। अब एडमिसिबिलिटी देखने के लिए पहले हमें उसे खड़ा करना पड़ेगा, देखने पड़ेंगे गुनाह कितने और नेकियां कितनी। नेकियां की तो एडमिसिबल है, वरना अब एडमिसिबल के लिए सबसे पहले आपको पता है हम क्या करते हैं? सुने, सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम उठाते हैं टोटल इनपुट टैक्स। ये हमारा टोटल सप्लाई साइड में देखिए कितनी टाइप की सप्लाई है? 3। क्या करोगे? क्या सवाल के अंदर एलोकेशन है? मुझे बताओ, डिडक्शन ऑफ इनपुट करते वक्त 2 स्टेजेस कौन सी हैं? शाबाश, एलोकेशन और अपोर्शनमेंट। एलोकेशन है इस सवाल में, तो क्या करोगे? अपोर्शन करो। अपोर्शन भाई, अपोर्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सबसे पहले, नहीं बेटा, हम पहले डेटा तो लाए ना। एक हमें चाहिए टैक्सेबल
वैल्यूज चाहिए ना, मैं टैक्सेबल की वैल्यूज चाहिए। अच्छा, ये टैक्सेबल मैं थोड़ा आज शॉर्ट करके लिखता हूं। टैक्सेबल, दूसरा क्या था? जीरो रेटेड, और तीसरा क्या था? एग्जेम्प्ट। अच्छा जी, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा सेल्स की? जो कि आपको याद है ना, सेल्स की बेसिस पे हम करते हैं। दूसरा और तीसरा ये हो गया हमारा, ये क्या हुआ? हाँ जी, ये हो गया हमारा बेटा क्या? टोटल सेल्स की बेसिस पे करते हैं पोर्शन, याद है ना आपको, सेल्स की बेसिस पे। अब मुझे बताओ कितना हिस्सा इसका क्या करूं? मल्टीप्लाइड बाय द टाइप डिवाइडेड बाय द टोटल। ये आपको मिल गया क्या? राउंड ऑफ कर रहा हूं बेटा। ये इनपुट टैक्स मल्टीप्लाइड बाय टाइप डिवाइडेड बाय टोटल, ये आपका इनपुट टैक्स मल्टीप्लाइड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस हो गया। भाई क्या सही है ये? क्या जवाब सही है मेरा? नहीं, एक्सेल ने गलत किया। सिर्फ क्या करेंगे बेटा? ये इंपोर्ट्स है ना बेटा, इंपोर्ट्स भी तो परचेज है आपकी। जी जी जी, क्या किया मैंने? बिल्कुल सारा लूंगा ना बेटा, क्योंकि सारी परचेजेस इंपोर्ट से जो मैंने परचेज की उससे भी तो वो असल आइडिया क्या है, परचेजेस किस किस्म के सप्लाई में गई। मैं परचेजेस चाहे इंपोर्ट से करूं चाहे लोकल करूं, उसी से तो चीजें बनी। जो बिकी तो सारा इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट भी तो होगा बेटा। क्लियर? क्या करेंगे बेटा? मतलब क्योंकि इसमें लिंकेज ही नहीं है ना, तो सारा इनपुट टैक्स तोड़ देंगे हम। भाई यहां तक सबने ठीक किया था, मुझे बताओ इसको क्या करूं बेटा? मैं कुछ लिखता हूं यहां पे कुछ लफ्ज, डिडक्ट, शाबाश। इसको करेंगे डिडक्ट, इसको क्या करेंगे? रिफंड, इसको क्या करेंगे? डिसअलाउ। डिसअलाउ का क्या मतलब होता है? कुछ भी नहीं, कोई का, जिसका मतलब ना इनपुट, वो इनपुट टैक्स जो है वो गया टैक्स पर्पस के लिए, ना आउटपुट से डिडक्ट होगा, ना अकाउंट्स पर्पस के लिए वो कॉस्ट में चला जाएगा। हम टैक्स की बातें कर रहे हैं। अच्छा अब मेरी बात सुनो, यहां तक तो तुम पिछली क्लास में आए थे, यहां तक तो मैंने प्रैक्टिस भी कराई थी, सवाल भी करवाए थे, और फिर मैंने आखिरी सवाल में कहा था जो कर सके तो आगे बढ़े। अब पिछली क्लास में मैंने आपको एक रूल पढ़ाया, 90% रूल पढ़ाया, जिसके मुताबिक क्या था बेटा? जिसके मुताबिक ये था कि आपको चाहिए आउटपुट टैक्स, ये आउटपुट टैक्स है बेटा, इसका चाहिए 90%, इसका 90% चाहिए तुम्हें। बताओ क्यों 90% चाहिए इसका? लिमिट है, इनपुट में लिमिट है। अब सुन लो, अब सुन लो, ये हो नहीं सकता कि इनपुट, अच्छा वो, ये हो नहीं सकता कि इनपुट टैक्स ऐसे ही उठ के आउटपुट से लेस हो, नहीं हो सकता इनपुट आउटपुट से लेस। एक पुलिस रात से गुजरना पड़ेगा, और वो कौन सी है? एक लिमिट से गुजरना पड़ेगा, हमें उसे कंपेयर करना पड़ेगा, कहीं वो आउटपुट के 90% से एक्सीड तो नहीं कर रहा। अगर कर रहा तो रुक जाएगा, 90% तक लेस हो जाएगा, बाकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। हमें कभी भी इनपुट टैक्स को उठा के यू माइनस नहीं करेंगे, इधर इधर नहीं ले जाएंगे, आएगा आएगा इधर, अल्टीमेट इसी ने इधर ही आना है। मगर कहां से? इस इम्तिहान से गुजरने के बाद। क्या इम्तिहान है बताओ? एक लिमिट होगी बेटा, टोटल उठाओ और लगाओ इस पे क्या? 90%, ये इसकी लिमिट हो गई, इसकी लिमिट हो गई। किसकी लिमिट हो गई बेटा? इनपुट के लिए लिमिट हो गई। अब इसका मतलब क्या हुआ? इससे इनपुट एक्सीड नहीं कर सकता। लाओ इनपुट टैक्स जो डिडक्ट होने वाला था, इनपुट टैक्स जो डिडक्ट होने वाला था, टोटल इनपुट टैक्स नहीं, जो डिडक्ट होने वाला था, यानी ये वाला उठा के इधर ले आओ। क्यों यहां ले आए? क्योंकि ये आउटपुट से यही तो डिडक्ट होना था ना, और बाकी थोड़ी लाएंगे हम, इसको यहां ले आओ बेटा। अब करो कंपेयर, क्या दोनों में से विच एवर इज लोअर वो डिडक्ट होगा? मुझे एक बात बताओ, टोटल इनपुट टैक्स कितना है मेरा?
टोटल इनपुट टैक्स है 153, इनपुट टैक्स है जो डिडक्ट होने, इनपुट टैक्स की बात है। लिमिट कितनी है? तो इसका मतलब सारा इनपुट टैक्स मिल जाएगा। लिमिट नहीं अप्लाई हुई क्योंकि अपर लिमिट थी, उससे एक्सीड नहीं कर सकता भाई, उससे एक्सीड नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि हमेशा ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती। इस लिमिट जो 90% की लिमिट है ना, 90% की लिमिट, कभी कभी ऐसा होगा कि लिमिट 90% की लिमिट से हमारा इनपुट टैक्स कम होगा तो हम सारा इनपुट ले लेंगे। तो लिमिट कब लगती है? जब हमारा इनपुट टैक्स ज्यादा हो, जब हमारा इनपुट टैक्स ज्यादा हो, लिमिट कम हो। अब इस पे अभी तो जवाब नहीं दूंगा, मगर आगे चल के किसी स्टेज पे पढ़ाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। अभी जो समझ सके तो उसको जवाब दे रहा हूं। क्या कि जिन लोगों की सेल परचेज की वैल्यू एडिशन कम होगी, नेरो होगी, उन पे लिमिट लग जाएगी। और जिनकी सेल परचेज की वैल्यू ज्यादा, यानी जिनको हायर वैल्यू पे बेचा, इतनी हायर वैल्यू पे बेचा कि उनकी 90% ज्यादा हो गया, तो उस पर लिमिट नहीं लगती। ये बात अभी नहीं समझनी, अभी सिर्फ मैकेनिक समझने तुमने। आ जाओ बेटा, क्या करूं? कौन सा इसमें से एडमिसेबल बन गया? इनमें से कौन सा एडमिसेबल बन गया? ये 183 क्या है? लिमिट है, लिमिट। इसकी मैं मिसाल देता हूं सादा तरीके से। सपोज करें एक दरवाजे को हमने कहा कि जी जिसका कद इतना होगा, से जिसका कद होगा 5'9", ये 5'9" से ऊपर जिसका कद होगा वो अंदर नहीं आ सकता। अब एक बंदे का कद ही 5'5" है, अंदर आ सकेगा? या उसको कहेंगे नहीं पहले कद बढ़ा, 5'9" कर फिर आ। 5'9" तो लिमिट है ना, 5'5" वाला भी अंदर आ जाएगा, 5'6" वाला भी आएगा, मगर 5'9" से ऊपर वाला उसका पहले कद काटेंगे, कटर लगाएंगे पहले तो, क्योंकि लिमिट है ना। समझ आई बात आपको? विच मीन्स कि जो कम होगा इस लिमिट से वो सारा इनपुट अलाउ हो जाएगा, मगर अगर इनपुट ज्यादा होगा तो रुक जाएगा, और जितना रुक गया वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो विच मीन्स के हमें सारा ये इनपुट टैक्स मिल रहा है। कौन सा इनपुट टैक्स मिल रहा है? जितना हमारा इनपुट डिडक्ट होने के लिए था वो डिडक्ट होने जा रहा है, क्योंकि हमने जब लिमिट लगाई तो लिमिट से कम था, लिमिट से कम था। अब कम होने की वजह से यहां चला गया, ये आ गया यहां। कितना अमाउंट? सारा का सारा। बताओ क्या मिला बेटा? क्या कहते हैं इसको? सेल्स टैक्स लायबिलिटी। ठीक है बेटा। दूसरा क्या लिखते हैं हम? सेल्स टैक्स रिफंड। ये भी तो लिखो, सेल्स टैक्स रिफंड। बेटा कहां है रिफंड? ये है रिफंड। हो गया आपका जवाब। अब आप जरा कुछ स्टेप्स के नाम सुने। मैंने क्या किया, आपको यहां तक नाम गिनवाए। कितने हो गए बेटा? 1 2 3। अब सुने, ये जो मैं काम कर रहा था ना, ये वाला, इसको भी मैं अब एक नाम दे देता हूं और नंबर दे देता हूं। ठीक है? ये क्या कहलाता है आपको इसका नाम पता होना चाहिए। ये जो बॉक्स में है ये है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 ये है, इसका नाम तुम्हें पता होना चाहिए। मैंने लिखवाया बेटा ना, ये वर्किंग है। ये मेरी नजर, मैं इसको कहता हूं वर्किंग 1। शाबाश बेटा, ये है मेरी बेटा वर्किंग 1। वर्किंग 1 का स्टेप नंबर है 4। हम इसका मतलब है स्टेप 3 करने के बाद जब यहां पहुंचते हैं, कहां पहुंचते हैं बेटा? लेस करने वाला यहां ना रुक जाएंगे, यहां से आगे नहीं बढ़ सकते हम, यहां से आगे नहीं बढ़ सकते। यहां हमें फिगर लाने के लिए वर्किंग करनी पड़ेगी। पहली वर्किंग कौन सी करेंगे हम? व्हाट डू वी कॉल इट? एलोकेशन या अपोर्शनमेंट। ये अपोर्शनमेंट हो रहा था ना, अब एडवांस जाएंगे, एडवांस लेवल की सिचुएशंस होंगी, एलोकेशन भी हो रहा होगा, अपोर्शनमेंट भी हो रहा होगा, वो भी देखेंगे। मगर इसमें अपोर्शनमेंट था, एलोकेशन नहीं था। तो स्टेप नंबर 4 होगा एलोकेशन ऑब्लिक अपोर्शनमेंट। फिर उसके बाद यहां से एक फिगर निकलेगी, ये फिगर जाएगी इधर। ये है मेरी नजर में, मैं भी इसको भी मैं नाम देता हूं बेटा, ये है वर्किंग 2। वर्किंग 1 से ही एक फिगर निकलती है, वर्किंग 2 में जाती है बेटा। कहां जाती है? वर्किंग 2 में। और वर्किंग 2 है स्टेप नंबर 5। मैं कुछ नया नहीं कर रहा, जो किया हुआ है उसको सिर्फ नंबर दे रहा हूं। कितने स्टेप हो गए बेटा? 5 हो गए। और फिर 5 स्टेप के बाद हम जाके क्या करते हैं? इसे लेस करना शुरू कर देते हैं। ये है स्टेप 6।
ये आपके 6 स्टेप हो गए। बस एक छोटा सा स्टेप है और मैं फिर तुम्हें चैलेंज करूंगा कि जाओ उठाओ, आप एडवांस लेवल के भी सवाल उठाओ, बाहर निकल जाए, मुझे आके तुम जिम्मेदार कहना कि सर आपकी जिम्मेदारी है, आपने गलत पढ़ाया। हो ही नहीं सकता इंशाअल्लाह। ये वो तरीकेकार है बेटा जो इस वक्त के तजुर्बे से हर किस्म के बच्चे की बात सुन के समझ के उनके मसलों को वो कहां फंसता है पेपर में आगे रखते हुए मैंने डिजाइन किया, ताकि बच्चा फंसे नहीं। बच्चे के पास टाइम नहीं होता सोचने का, उधर एक सवाल पे सोचेगा इसका मतलब गया उसका पेपर, तो उसको इतनी मैकेनिकल कर दो कि बेटा बस स्टेप फॉलो कर। मैं तुम्हें कहता हूं ये 6 स्टेप्स फॉलो करो, 7वां मैं अगले चंद दिनों में ऐड करूंगा। 7 स्टेप फार्मूला है, फिर तुम करके देखना पास पेपर्स। हाँ, ट्रांजैक्शन एनालाइज करने में तुम फंस सकते हो, सवाल सॉल्व करने में नहीं फंसोगे। एक पॉइंट तुम्हारा गलत हो सकता है मगर पूरा सवाल तुम्हारा गलत नहीं हो सकता। आर वी क्लियर? अब मुझे बताओ, रिपीट करो, किस तरीके से करोगे? नंबर 1 हेड नोट्स, नंबर 2 नंबर 3 इनपुट टेक्स्ट को इनपुट टेक्स्ट फॉर द मंथ बोलो और आउटपुट टेक्स्ट फॉर द मंथ बोलो, ठीक है। नंबर 4 वर्किंग 1, शाबाश। वर्किंग 1 में क्या करोगे? एलोकेशन। उसके बाद नंबर 5 वर्किंग 2, क्या करोगे उसको? पहले वर्किंग 1 होगी कि 2 होगी? पहले अपोर्शनमेंट होगी या 90% की लिमिट लगेगी? पता है बच्चा क्या करता था? पहले लिमिट लगा लेता था। तो वो तो बच्चे से पूछो ना, वो तो मतलब शहजादा होता है ना, बच्चे की मर्जी। कानून बना के आते, तुम भी बना के आओगे, मुझे पता है। पेपर में ऐसा कानून, हम कभी बात करते हैं ना किसी ऐसे बंदे से जो पहले एग्जामिनर था, वो कहता कॉपियां पढ़ने के लायक होती हैं। हम कभी कभी सोचते हैं किस मुल्क का कानून है ये मतलब है तो अच्छा, बस जीनियस आइडिया लिखा होता है, वाह कमाल, बट किस मुल्क का? हमारा तो नहीं है ये कानून, तो अपने मुल्क के कानून को पूछेगा वो। अच्छा बच्चा आगे बढ़े, क्या आप यही कितने स्टेप्स हैं रिपीट कर सकोगे या कोई सवाल करना है? करो। किधर है सवाल वाला? सवाल है बेटा? नहीं है? चलो आगे बढ़ो। अब आपने ना यही चीज मैं आपको एक पॉइंट पढ़ाऊंगा, फिर यहां अप्लाई करवाऊंगा, और ये है आपका पास पेपर, ठीक है। इससे पहले एक पॉइंट हमने कवर करना है, ठीक है। क्या पॉइंट कवर करना है? आ जाओ बेटा, पॉइंट कवर। कितने पॉइंट्स हमने पढ़े थे? 5 पॉइंट्स पढ़े थे। लास्ट क्लास में ये 5, ठीक है। आज हम सिर्फ एक पॉइंट पढ़ेंगे बस, और वो पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर बेटा अली को तो बुलाओ, उसको कहो मुझे पेन चाहिए। पॉइंट नंबर क्या है बेटा? 6। अली को या उसको दूसरे बच्चे को बुलाओ, ये वाला लैपटॉप वाला, स्लो बैग में भूल गया हूं। तो पॉइंट नंबर 6, जब तक कुछ नोटिंग करनी है उससे पहले मैं उसका बेसिस बताऊं। कैरी फॉरवर्ड कब होगा? देखो स्नेहा बेटा, थोड़ा कैरी फॉरवर्ड को अभी मैंने डिस्कस नहीं किया, उसका पूरा फॉर्मेट आएगा। एक आध क्लास का वेट करो, तो मैं कैरी फॉरवर्ड का प्लेसमेंट तक बता दूंगा कि कहां 90% लिमिट की कब नहीं लगती, वो रिपीट कर दें बेटा। सैरिश, अगर आपका इनपुट टैक्स अमाउंट उस 90% से कम है तो लिमिट नहीं लगेगी, नंबर 1। और दूसरा, इस पे एक्सेप्शन है, कैपिटल गुड्स को जब हम परचेज करते हैं तो उस पे लिमिट नहीं लगती। टैक्सेबल गुड्स अपॉइंटमेंट नहीं, अपोर्शनमेंट नहीं होते। नहीं बेटा, टैक्सेबल गुड्स, बुशरा आपका सवाल अपॉइंटमेंट नहीं होने चाहिए क्योंकि वो टैक्सेबल गुड्स के लिए है सर। नहीं बेटा, नहीं, आपकी बात क्वेश्चन की हद तक ठीक है, उसमें एक लॉजिक है आपके सवाल में, बट नहीं, सवाल मैंने बनाया था, मेरा मकसद ये नहीं था, लिंकेज नहीं था, दोनों अलग अलग चीजें। उसमें से सवाल में से तुम टैक्सेबल गुड्स में से टैक्सेबल हटा दो, फिर सवाल सॉल्व करो। 90% लिमिट कब लगती है? हमेशा सिवाय कैपिटल गुड्स पे। सर जी, इफ अगर हम आउटपुट टैक्स कम जमा करवाएं जनवरी में और हमें मार्च में, ये स्नेहा देखो, ये जो अगर हमने अमाउंट कम जमा कराया था तो फिर उसमें 6 महीने वाली बात अप्लाई नहीं करेगी। 6 महीने वाली बात होती है जब हमने इनपुट की बात हो रही है, आउटपुट पे नहीं होती। आउटपुट को कुछ और होगा, आगे कवर होगा। सेल्स टैक्स लायबिलिटी बिल्कुल एंड में कंप्यूट
करें तो ठीक है बेटा, एंड में ही तो हमने की थी, उसके बाद हमने डिस्क्लोजर दिया है रिफंड का, तो एंड में ही तो था बेटा। पेन चाहिए लैपटॉप वाला। सर कौन कौन से टॉपिक्स चेंज हुए हैं सेल्स टैक्स में? बेटा काफी सारे टॉपिक चेंज हुए अक्सा। अगर आपको कोई लिस्ट चाहिए तो मैं थोड़ा सा आगे चल के प्रोवाइड कर सकता हूं, बट काफी सारी चेंजेस हैं। जैसे जैसे आएंगी तो मैं बताता भी जाऊंगा। अगर इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स से कम होगा तो लिमिट नहीं लगेगी, यानी देखें अगर इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स के 90% से कम होगा, ठीक है, तो लिमिट नहीं होगी। रिफंड क्लेम करने का टाइम पीरियड छोड़ दो, ये प्रोसीजर है, बात की बात है। कैपिटल गुड्स पे नहीं लगती लिमिट। ताहा सिद्दीकी अ बिग फैन। ओके नाउ, अच्छा बेटा कौन सा नंबर है? ओके तवज्जो, अभी वापस आ जाओ क्लास में। नंबर 6 बेटा थोड़ी तवज्जो रखो। नंबर 6 का ताल्लुक है रजिस्ट्रेशन से, और इसको मैं एक नाम देता हूं इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन के कुछ पॉइंट्स हैं, और उसके फौरी बाद हम चले जाएंगे पास पेपर को करने में। देखो रजिस्ट्रेशन, आपने अब तक जो सवालात देखे थे मैंने बनाए हैं, पहला जुमला मेरे हर सवाल पे जाके देखोगे क्या लिखा है, इज रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990। ये लिखना जरूरी है इसकी वजह से, ठीक है। सबसे पहली बात, इनपुट टैक्स सिर्फ उसी वक्त क्लेम हो सकता है। इनपुट टैक्स उसी वक्त क्लेम हो सकता है। क्लेम का मतलब भी मैं मीनिंग भी बता चुका हूं। क्लेम आउटपुट टैक्स से डिडक्ट होने को क्लेम कहते हैं, ठीक है। क्रेडिट होना उसी वक्त हो सकता है जब जो टैक्स पेयर है, जो खुद उसको जो बायर था, यानी जो उसे डिडक्ट करने जा रहा है, हम सेल्स टैक्स में उसको रजिस्टर्ड पर्सन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है। यानी अगर तुम अभी कंफ्यूज हो गए तो सुन लो कि वो बंदा जो बायर था, कौन था? बायर, और उसने आगे सप्लाई किया, बायर होने की वजह से उसने इनपुट टैक्स पे किया था, ये इनपुट टैक्स पे किया था। अब वो क्लेम करना चाहता है, उसी वक्त क्लेम कर पाएगा जब वो खुद क्या है? रजिस्टर्ड है। अगर एक बंदा अनरजिस्टर्ड होगा, उसे इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। To claim input tax, you have to be a registered person. You have to be registered with FBR. FBR के पास जाओगे, उनसे रजिस्ट्रेशन करवाओगे सेल्स टैक्स की, और वो आपको रजिस्ट्रेशन करेंगे। कैसे करेंगे? आपका सारा प्रोफाइल आपसे लेंगे, अपने डेटा में एंटर करेंगे, आपका यूनिक नंबर होगा एनआईसी की तरह, उसको कहते हैं नेशनल टैक्स नंबर, उसे कहते हैं एनटीएन। रजिस्ट्रेशन का तरीकेकार क्या होगा? आपको एक यूनिक नंबर मिल जाएगा, नेशनल टैक्स नंबर। इसे सेल्स टैक्स पर्पस के लिए पहले कहते थे सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। ये ओल्ड मेथड है, अब स्टॉप हो चुका है। पुराने लोग जिनको मिल चुका, अब सिर्फ कौन सा नंबर मिलता है? एनटीएन। which means मुझे एक बात बताओ, सेल्स टैक्स में हम एफबीआर के पास रजिस्टर्ड ना हो और हमने परचेजेस की हो, उन परचेजेस पे हमने सेल्स टैक्स भरा हो, क्या मुझे उसका इनपुट मिलेगा? कब मिलेगा? जब मैं एफबीआर के पास रजिस्टर्ड हूं तो मुझे इनपुट टैक्स मिलेगा। आप इसीलिए हर सवाल को देखोगे, एग्जामिनर कैसे स्टार्ट करता है? इज रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट। आपको क्या बताना चाहता है वहां पे? इसे इनपुट टैक्स देना, इसे इनपुट टैक्स मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो रजिस्टर्ड है। अब मैं आपको आईकेप का सवाल पढ़ाता हूं। ये देखो आईकेप का सवाल है, मिस्टर आसिफ इज रजिस्टर्ड अंडर, क्या करोगे? मिस्टर आसिफ इज रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990, क्या करोगे? इसे इनपुट देंगे, इसकी परचेजेस पे इनपुट उसको देंगे। क्यों भाई? रजिस्टर्ड है। और कब इनपुट टैक्स मिलता है? जब बंदा खुद रजिस्टर्ड होता है, राइट। एक और बात दूसरी, ना सिर्फ ये कि खुद रजिस्टर्ड हो, मगर जिससे परचेजेस की सप्लायर वो भी रजिस्टर्ड हो।
इसका मतलब है खुद भी रजिस्टर्ड और सप्लायर भी रजिस्टर्ड, तब इनपुट टैक्स मिलता है। और अगर आपने परचेजेस अनरजिस्टर्ड से की, इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इस चीज को ऐसे आप नोट तो कर लो, मगर असल चीज जो मैं बताऊंगा, फाइलर कहते हैं मोहसिन जो रिटर्न फाइल करता है, ये रजिस्टर्ड होना अलग बात है। मतलब रजिस्टर्ड होने का मतलब बिल्कुल ऐसे है जैसे आप एनआईसी लेते हो, एनआईसी में आपको डेटा, आपके पास क्या है, सीएनआईसी है, अगर आपके पास सीएनआईसी है तो वैसे ही एक टैक्स की रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होता है। अच्छा, अब कभी भी किसी शॉपिंग पे जाओ ना, तो अब आप ज्यादातर ना जो मॉल्स वगैरह में दो चीजें देखोगे एफबीआर की लगी होती हैं बिल्कुल काउंटर पे। एक लगा होता है कि ये जो आउटलेट है लिखा होता है पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल, एफबीआर का पीओएस सिस्टम से इंटीग्रेटेड है। एक तो ये लिखा होता है कि ये आउटलेट पीओएस, इसका मतलब पता है क्या है, जैसे ही वो डेटा एंटर करेगा ना, एफबीआर को डेटा मिल जाएगा, उसी वक्त डेटा मिल जाएगा, एफबीआर ने इंटीग्रेट किया हुआ है रिटेलर्स को। दूसरी चीज आप देखोगे वहां पे ब्लू कलर का, ब्लू शेड में लिखा होता है नेशनल टैक्स नंबर। ये दो रिक्वायरमेंट है रिटेलर्स पे कि आप प्रोमिनेंट जगह पे लिखोगे कि आप टैक्स पेयर हो, नजर आना चाहिए। ठीक है, नजर आना चाहिए। मैं कुछ टाइम पहले किसी शॉप पे गया, शूट लेने थे वाइफ के साथ, वाइफ ने कहा 2 ले लेते हैं, मैंने कहा अच्छा 2 ले लेते हैं, हमने 2 परचेस कर लिए। उस बंदे ने क्या किया, उसको क्या पता आगे टैक्स वाला है या टैक्स कमिश्नर है, उसने कहा सर हमारे सिस्टम में थोड़ी सी गड़बड़ है, मैं चाहता हूं कि मैं आपको ना हाथ से पर्ची दूंगा। मैं समझ गया क्यों पर्ची देना चाहते हैं हाथ से। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वो अपने सिस्टम से एंट्री करके आपको पर्ची देगा तो उसे क्या होता, वो नहीं सर सिस्टम में गड़बड़ है, इस वजह से थोड़ा सा कोई टेक्निकल इशू है, मैं हाथ से पर्ची दूंगा। अब मैं समझ गया, ठीक है, कि ये बंदा चाहता है कि सुनो सुनो सुनो, उसका भी भला हो और मेरा भी भला हो। आप मुझे ये बताओ, समझाओ, उसका भला तो समझ आता है, मेरा कैसे भला होगा, बाहर का भला कैसे होगा। जो टैक्स, अगर सेल्स टैक्स होगा, सोचो अगर सेल्स टैक्स होगा तो किसने पे करना है, कस्टमर ने। वो क्या करते हैं, कस्टमर को सेल्स टैक्स का फायदा दे देते हैं। एक कच्ची पर्ची बनाने का मतलब है कस्टमर खुश हो जाएगा, हाँ हाँ मतलब मुझे यही पर्ची चाहिए, मैं क्या करूंगा पर्ची का, मुझे तो कच्ची पर्ची दो ना, ताकि 17% सेल्स टैक्स ना लगे। तो उसका क्या फायदा, कस्टमर को फायदा देना चाहता है, वो इनकम टैक्स बचाना चाहता है, वो चाहता है कि सेल्स कम से कम दिखाऊं, कम से कम, ताकि इनकम टैक्स कम हो। चलो सारा ट्रेन कर दूंगा तुम लोगों को इंशाल्लाह। आगे जाओ बेटा, अब कहानी नहीं पूछना आगे क्या हुआ, मुझे क्या पता, मैं तो उस वक्त मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से भूल गया गजनी की तरह। आगे बढ़ो बेटा। अच्छा, नाउ पॉइंट ये है कि अगर हम सुनो परचेजेस कर रहे हो, क्या मेरा बेटा, परचेजेस, तो 2 पॉसिबिलिटी हो गई, किससे परचेजेस कर सकते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन से या अनरजिस्टर्ड पर्सन से। यही हुआ ना, या तो रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करोगे या तो और अगर हम सप्लाईज करेंगे तो वो भी यही बात हो गई। तो परचेजेस के साथ आता है परचेजेस फ्रॉम, सप्लाईज के साथ आता है सप्लाईज टू। ये टेबल याद रखना, हो नहीं सकता कि आपका सवाल बने और ये टेबल उसमें ना आए। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, पास के उठाओ 25 सवाल, हर 25 में ये पॉइंट एग्जामिन होता है, ये टेबल तुम्हें हमेशा नजर आएगा। ठीक है, अब अगर हमने परचेजेस की बात की है पहले, तो पहले उसको समझ लेते हैं, और वो क्या है कि हमने परचेज किससे किया है बेटा, रजिस्टर्ड पर्सन से परचेजेस किया है, तो वी कैन क्लेम इनपुट टैक्स, ये होगा इसका जवाब। और अगर हमने अनरजिस्टर्ड से परचेजेस की हैं तो वी कांट क्लेम इनपुट टैक्स, दैट्स इट, पॉइंट 1 कंप्लीट। तो मुझे एक बात बताओ, ये तो मैं स्टार्ट करते ही इस टॉपिक पे तुम्हें बताया था कि इनपुट कब मिलता है, जब खुद भी रजिस्टर्ड हो और सप्लायर भी रजिस्टर्ड हो। ये वही बात तो है, नई बात थोड़ी की मैंने, यही बात तो ऊपर लिखी है कि जी क्या है, खुद भी रजिस्टर्ड हो सप्लायर भी रजिस्टर्ड हो, ठीक है, हो गई बात। मगर अब नई बात क्या है बच्चा, नई बात यह है
कि जब हम सेल्स करेंगे टू रजिस्टर्ड पर्सन, क्या सेल्स करेंगे टू रजिस्टर्ड पर्सन, तो टैक्स चार्ज होता है 17% से। सर जी इसमें भी कोई नई बात थोड़ी है, 17% तो हम अभी तक चार्ज कर रहे थे। अब सुने तवज्जो से, नई बात क्या है बेटा, जब हम सेल्स करते हैं टू अनरजिस्टर्ड पर्सन तो उस सूरत में हमें सेल्स टैक्स चार्ज करना होता है 17% से, मगर फिर सेल्स टैक्स नॉर्मल के साथ एक थोड़ा सा और अमाउंट भी चार्ज किया जाता है, उसे कहते हैं, लिख लो, फर्दर टैक्स। क्या कहते हैं उसको, लिखो भाई सारे, फर्दर टैक्स कहते हैं। और वो कितना है, 3%। अलग अलग लिखेंगे, मिला के 20 नहीं करेंगे। नई बात क्या आई, फर्दर टैक्स। नई बात क्या आई, फर्दर टैक्स। अब मुझे दोनों बातें मिला के बताओ, जब परचेजेस करेंगे अनरजिस्टर्ड पर्सन से तो इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा, और रजिस्टर्ड पर्सन से करेंगे तो, और सेल्स करेंगे रजिस्टर्ड पर्सन को तो और अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो, और ये 3% क्या कहलाएगा। और सुनो मेरी बात, सुनो, ये था हमारा स्टेप नंबर 7। ये है आखिरी स्टेप, जो मैंने कहा था 7 स्टेप होंगे, ये फर्दर टैक्स है। अब मैं तुम्हें गाइड करूंगा, मगर अभी लिखवाना चाहता हूं, इसकी प्लेसमेंट सुनो। ये सेल्स टैक्स लायबिलिटी में ऐड होता है। स्टेप नंबर 6 जब हमने कहा था ना, तो लायबिलिटी में ऐड करेंगे फर्दर टैक्स, और फिर आएगा टोटल लायबिलिटी। लायबिलिटी जो कैलकुलेट की थी हमने कहां पे, ये जो लायबिलिटी हमने कैलकुलेट की थी बेटा, कौन सी, यहां पे, ये था ना सेल्स टैक्स लायबिलिटी, ये इसके बाद ऐड करोगे तुम, यहां आके तुम ऐड करोगे किसे, यहां आके बेटा तुम ऐड करोगे सेल्स टैक्स लायबिलिटी को। ठीक है, जब आपने यहां कैसे ऐड करोगे, ऐसे लिखोगे, क्या, ऐड सेल्स टैक्स लायबिलिटी, यहां बेटा करोगे ऐड, और क्या ऐड करोगे बेटा, फर्दर टैक्स। अच्छा, फर्दर टैक्स में याद रखना, फर्दर टैक्स सेल्स पे, सेल्स टू अनरजिस्टर्ड का 3% होता है, जिसका 17% उसी का 3%। यहां हमने लिखा वो जो भी अमाउंट था सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन का, ठीक है, जो भी अमाउंट था वो लिखा, उस पे 3% हमने करना है ऐड। ये ऐड किया, जब ऐड हो गया तो कहलाएगा टोटल या ग्रॉस सेल्स टैक्स लायबिलिटी। अब मैं आपको कहता हूं, ये वो स्टेज है जिस स्टेज पे मैंने आपको कहा था कि हो नहीं सकता कि अब आपका सवाल इससे बाहर जाए, इससे बाहर नहीं जाएगा। मुझे बताओ, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन का टॉपिक समझ आया, रिपीट करते हैं। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन में पहला पॉइंट, टेबल बताओ, टेबल, बस टेबल बताओ बेटा, सिर्फ टेबल बताओ, सिर्फ टेबल बताओ। परचेजेस अगर रजिस्टर्ड पर्सन से होंगी तो इनपुट मिलेगा, अनरजिस्टर्ड से होंगी तो इनपुट टैक्स, और सेल्स टू रजिस्टर होगा तो, और अनरजिस्टर्ड होगा तो, और 17 के अलावा नाम क्या है उसका, फर्दर टैक्स। किस रेट से, 3%, किसका, सेल टू अनरजिस्टर्ड, जो सेल्स टू अनरजिस्टर्ड होगा। और फिर जो अमाउंट बना ऐड कहां करेंगे, सेल्स टैक्स लायबिलिटी में ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब जिस बच्चे ने, कोई अगर बच्चा ऐसा है क्लास में जो जिसने पहले भी अटेम्प्ट दिया था या पढ़ा था, अटेम्प्ट नहीं दिया और पढ़ा था, वो सुने, एक चीज अगली क्लास में कवर होगी, आज नहीं होगी। वो ये कि एक चेंज आया है, अमेंडमेंट हुई है। अमेंडमेंट क्या है कि फर्दर टैक्स 2 केसेस में, आप लोगों के लिए तो कोई मसला नहीं है क्योंकि आपके लिए तो फ्रेश है सब कुछ, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे उनको मुझे ठीक करना पड़ेगा, वो पहले से रट्टा लगा के बैठे होते, तो उनको जरा रट्टा हिलाना पड़ेगा ताकि सही चीजें याद करें। तो अब जो हम कहते हैं ना फर्दर टैक्स, फर्दर टैक्स आपने अभी अभी पढ़ा, कब अप्लाई होता है, जब सेल्स टू किसको हो, ओके। एक नई चीज भी ऐड हुई है जो लास्ट अटेम्प्ट में नहीं थी, वो है कि वो पर्संस जो बेशक रजिस्टर्ड भी हैं, मगर अगर वो रिटर्न नहीं फाइल करते तो एक लिस्ट बनती है जन्नतियों की, जिसको कहते हैं एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। क्या कहते हैं उसको, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, ATL, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। उसमें किसके नाम लिखे जाते हैं, जो रिटर्न फाइल करते हैं, जो नॉन फाइलर नहीं होते। जो टाइम रिटर्न फाइल करोगे तुम्हारा नाम अपीयर होगा किसमें, ATL में।
और अगर रिटर्न नहीं फाइल करोगे तो तुम्हारा नाम वहां अपीयर नहीं। तो जो लोग एटीएल में नहीं होते उनको सेल करेंगे तो भी फर्दर टैक्स चार्ज होता है। तो फर्दर टैक्स कब चार्ज होता है बेटा? दो केसेस में चार्ज होता है, एक जब अनरजिस्टर्ड हो और दूसरा एटीएल में ना हो। एटीएल का मतलब क्या है? एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। ये कौन सी लिस्ट है? जो अब ये बात की बात है, तुम लोग टेंशन ना लो, ये उन बच्चों के लिए था जो अब आपको मैंने दो चीजें कंप्लीट कर ली। मुदस्सिर अभी तुम रिपीट करोगे बेटा खुद, क्यों? क्योंकि मैं तुमसे रिपीट करवाऊंगा ये स्टेप 4 और 5। फंसोगे मैं हाजिर हूं, समझाऊंगा। अब कहां रिपीट करोगे? अब मैंने आपको 3 चीजें करवानी थी, 2 कर ली। पहला मैंने काला अंग्रेज उसको गोरा कर दिया, उसको सॉल्व किया, और फिर उसके बाद मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया। टॉपिक क्या था? नंबर 6। नाम क्या था? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब तुम्हारा इम्तिहान शुरू होता है। अब आप जाओगे आज के तीसरे एजेंडा पे, और वो क्या है? वो है आपका ये सवाल। ठीक है, और आप अब इस सवाल को नोट करना चाहते हो, कॉपी करना चाहते हो, नहीं करना चाहते, ऑल ऑप्शंस अवेलेबल। ठीक है, आप इसको देखते हुए भी सॉल्व कर सकते हो। यू हैव ऑल द टाइम, मुझे कोई जल्दी नहीं है। इसको सेट कर लूं, बस सेट नहीं हो रहा बेटा। ये 9 मार्क्स का सवाल था। ठीक है, इस सवाल में आप पहले पढ़ो और मुझसे डिस्कस करो, सवालात पूछो, फिर उसको सॉल्व करो। पहले आप इस सवाल को पढ़ें, बल्कि मैं आपके साथ पढ़ता हूं। Mr. Asif is registered under Sales Tax Act 1990. Following information for the month of August 2009 has been extracted from his business records. Supplies made during the month were as follows. Supplies लिखा होगा तो क्या मतलब है? सेल। अच्छा, उसको लिखना चाहिए सप्लाई मेड, सप्लाई रिसीव्ड। अच्छा, कहीं लिखा हो सप्लाई रिसीव्ड, क्या मतलब होगा? परचेज। ओके, तो सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द मंथ वर एज फॉलोज टू रजिस्टर्ड पर्संस। कितनी? क्या करोगे? ना ना ना, सेल है यार, सेल सेल सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे। किस रेट से? सिर्फ 17% से। शाबाश। टू अनरजिस्टर्ड पर्सन 17% तो होगा, 3% इस पे फर्दर भी होगा। फर्दर कितना रेट बेटा? किसका? 3%। अमाउंट बताओ। 3 मिलियन का। 3 मिलियन फिगर सामने लिखिए। 3 मिलियन का कितने परसेंट? जो भी बनेगा कहां ऐड करोगे? सेल्स टैक्स लायबिलिटी में, शुरू में नहीं, आउटपुट में नहीं, लायबिलिटी में। ठीक है, आगे मेरा बेटा। एक्सपोर्ट्स इज नदर, ये क्या है? जीरो रेटेड सप्लाईज है। ओके, एग्जाम्प्ट सब एक्सपोर्ट कितनी है बेटा? 11। अच्छा जी, एग्जाम्प्ट सप्लाईज है? यस, आ जाओ। गुड्स कॉस्टिंग 8 मिलियन वर परचेज्ड। इस पे क्या करोगे? फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। क्या करोगे? इनपुट टैक्स लेंगे। फिर कहते हैं गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अमाउंट कितना? 2 मिलियन। अब इसमें 2 बातें इसने पूछी हैं, 2 बातें। एक तो बात पूछी है, एक धोखा दिया है। अगर बात समझ जाओगे तो धोखे से भी बच जाओगे। क्या कहता है? कहता है 2 मिलियन की गुड्स एक्सक्लूसिविटी के साथ कहां यूज हुई है? ये धोखा है, ये धोखा है। आपको लग रहा होगा कि इसने तो एलोकेशन पूछा, सर भी बोल रहे थे बार बार एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूसिवली, एग्जामिनर ने भी लिखा है एक्सक्लूसिवली, मगर इस एक्सक्लूसिवली लिखने में धोखा क्या है? यार सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, मगर कन्विंस करो मुझे। अनरजिस्टर्ड ना बोलो। एलोकेशन इसमें एग्जामिन हुआ कि नहीं हुआ? बस बताओ। नहीं हुआ? एग्जामिन हुआ कि नहीं हुआ? एलोकेशन हुआ। एलोकेशन एग्जामिन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि इनपुट ही नहीं है तो किस चीज को एलोकेट करेगा? इनपुट ही नहीं है तो एलोकेट किसको करेगा? परचेज किससे है? क्या इनपुट होगा तो एलोकेट होगा? जब इनपुट ही नहीं तो एलोकेशन किस चीज की? इसका मतलब इस लाइन पे कुछ नहीं होगा।
इनपुट ही नहीं है इसका। इस लाइन को इग्नोर करो, बाकी सॉल्व करो और मुझे चाय पीने दो। ऑनलाइन वाले बच्चों सवाल करो, करो बेटा सॉल्व, सब करो, मुझे पेपर काला होना दिखाना चाहिए। ऑनलाइन वाले बेटा ईमानदारी से, ब्रेक ब्रेक कुछ नहीं होगी बेटा, मेरी क्लास में ब्रेक होती नहीं है, ठीक है ना। ज्यादा देर ऐसे ही बेटा, शुरू हुआ तो फिर एंड पे लास्ट वाली बात समझा दे। कौन सी रिबाल, कौन सी बात बेटा, ये आखिरी वाली बात। ये देखो परचेजेस इसकी कितनी है, 10 मिलियन की, 8 मिलियन रजिस्टर्ड से, 2 मिलियन अनरजिस्टर्ड से। मेरा बेटा जब अनरजिस्टर्ड से परचेज करते हैं तो इनपुट ही नहीं मिलता। अभी अभी तो मैंने बताया तुम्हें, कहां बताया सर, ये देखो पॉइंट नंबर 6, परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, इनपुट ही नहीं मिलता। जब इनपुट ही नहीं है मेरा बेटा तो क्या करोगे फिर, क्लियर। सिद्दीक या सादिक, शू क्वेश्चन प्लीज। ये हम ना शू क्वेश्चन कौन सा है, शो क्वेश्चन होगा ना, ये क्वेश्चन नहीं, शू लिखा है तुमने। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, ये है ना, ये क्वेश्चन तो है तुम्हारा। आसिफ नजर नहीं आ रहा यार, फिर मुझे मूव करना पड़ेगा इसको, ऐसे आप लिख लो, मेरा ख्याल चल जाएगा इतना भी, ठीक है। अच्छा व्हाट इफ के मैं, चूंकि वो नोट्स तो है ना इतने, अब चल जाएगा, ठीक है जी। एक्सपोर्ट सप्लाई जीरो रेटेड, उसामा लिखो, एक्सपोर्ट सप्लाईज का मतलब जीरो रेटेड सप्लाईज। सबने सॉल्व करना है बेटा, सबने, एवरी वन ऑफ यू, हर किसी ने अपनी कबर में जाना है। साथ वाले का देख के ना खुश नहीं हो जाओ कि हो रहा है, खुद पेपर देना है तुम लोगों ने। किसी को सवाल हो डिस्कस कर लो, मगर मुझे, अच्छा अगर किसी को सॉल्यूशन देखना हो पहले नोट करो, तो मैं आपको शो कर सकता हूं ये वाले स्टेप्स, ताकि तुम फंसो नहीं, बट मुझे करके दिखाओ, करके दिखाओ, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन है, एक साथ 20% ना बेटा, एक साथ स्टेप बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फिर तो तुम्हारा स्टेप गलत हो जाएगा। वो 3% ऐड कहां होना है, एंड पे, लाइबिलिटी में, तो तुम तो सबको ऊपर लेके जाओगे बेटा, इसलिए गलत। शेप 3% अलग और वो अलग, नाम भी लिखेंगे 3% का, ठीक है जी बेटा। अच्छा ये कॉन्सेप्चुअली मैं आपको समझा देता हूं, अगर आपको तंग कर रहा है क्या परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पे इनपुट क्यों नहीं होता। अब सुने मेरी बात, अनरजिस्टर्ड पर्सन किसके पास अनरजिस्टर्ड है, एफबीआर। मैं उसको अगर पैसे दे दूं टैक्स की मद में, एफबीआर को देगा वो, तो उसके पास है ही अनरजिस्टर्ड, वो तो जेब में रख देगा। इसीलिए ना हम इनपुट पे पैसे देते हैं, टैक्स के नाम इनपुट मिलता है, ना हम पैसे देते हैं टैक्स की मद में, ना हमें इनपुट मिलता है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड को पैसे देने का मतलब क्या है, खैरात, तो अपनी जेब में रख देगा, एफबीआर को टैक्स थोड़ी होगा। अनरजिस्टर्ड को इसलिए इनपुट नहीं मिलता हमें कि अनरजिस्टर्ड एफबीआर को जमा नहीं कराता। 2 लाख रुपए की 17 और 3% दोनों है। 2 लाख रुपए कौन से बेटा, कहाँ है 2 लाख रुपए, कहाँ है 2 लाख, 2 मिलियन है ना। देखो मेरी वाली गलती तो ना करो ना, मैंने भी मिलियन को लाख किया था पिछली। बेटा ये आप इग्नोर करोगे, क्योंकि कैलकुलेशन तुमने इनपुट की करनी है, इस पे तो इनपुट ही नहीं है, ये तो परचेज है ना तुम्हारी। टोटल परचेज कितनी है, 10 मिलियन, 8 मिलियन पे इनपुट क्लेम करोगे, 2 को छोड़ दोगे। इस 2 मिलियन को क्यों लाना चाहते हो, क्यों चाहिए तुम्हें, फर्दर टैक्स के लिए। रुक जाए, मैं इस कॉन्सेप्ट, देखिए सवाल करेंगे तो कॉन्सेप्ट आएगा ना। फर्दर टैक्स के लिए सुन लो, सप्लाई हो, ठीक है, सप्लाई थोड़ी है। चलो आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो बेटा, ये नोटिंग कर लें, सॉल्यूशन दिखाता हूं। क्वेश्चन लिख लो बेटा जल्दी। अनरजिस्टर्ड टैक्स के 17% में एड ओपीटी में, उसामा क्या मतलब अनरजिस्टर्ड टैक्स का 17%, अनरजिस्टर्ड का 17 ओपीटी, यस। 3% जो होगा ना वो होगा लायबिलिटी में। देखो उसने क्या पूछा है आपसे रिक्वायरमेंट में, सेल्स टैक्स पेएबल एंड और टू बी कैरी फॉरवर्ड, अगर होगा तो कैरी फॉरवर्ड भी शो करोगे।
सेल टू अनरजिस्टर्ड या परचेस? ना ना ना, पहले मुझे बताएं कौन सा अनरजिस्टर्ड, कौन सा, जिसको सेल की है या जिसे परचेस की है? उसको सवाल क्यों, उसका सवाल है ना कौन। आप यहां से पूछ रहे हो बेटा, ये इसकी सारी कैलकुलेशन होगी, इस केस पे आउटपुट भी लगेगा, 17% टैक्स लगेगा, 3% फर्दर टैक्स लगेगा, क्यों नहीं होगा? देखिए ना, अनरजिस्टर्ड होने का मतलब ये नहीं है कि उस पर टैक्स ही नहीं लगेगा, टैक्स तो लगेगा उस पे, बल्कि ज्यादा लगा रहा है उस पे, 3% ऊपर लगा रहा है, पनिश कर रहा है उसको। अलग अलग, एवरी स्टेप सेपरेटली शोन। मोहम्मद तलहा जिंदाबाद यार। ये देखो भाई, एक बच्चे ने कर भी लिया यार, शर्म करो तुम अभी लिख रहे हो यार। हमने जवाब बताओ क्या है? सप्लाईज टू रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल गुड्स है। सप्लाईज टू, देखिए शाबाश, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये जो सप्लाईज टू टैक्सेबल, ये टैक्सेबल है बेटा, तभी तो हम इस पर टैक्स लगा रहे हैं ना, टैक्सेबल सप्लाईज है, बिल्कुल टैक्सेबल सप्लाईज है। सैयद मुकीत टैक्सेबल है बेटा। हमने ना सिर्फ जवाब क्या बेटा? शुएब ठीक है बेटा, शाबाश। वाह यार, आई एम हैप्पी मैन टुडे। 3 बच्चों ने जवाब लिख दिया है इतना जल्दी। ऑन कैंपस वाले जो है ना बेटा, बहुत स्लो हो, वो देखो। अच्छा ऐसे तो नहीं है ऑनलाइन वाले कॉपी कर करके लिख रहे हैं दूसरों के जवाब, सबके सेम जवाब आ रहे हैं। शाबाश बेटा, गुड वलीद, शाबाश बेटा। क्या करें? तहा सिद्दीकी कहता है सर मेरा सवाल लेट हुआ है क्योंकि मैं आपकी चाय देख रहा था। क्या कह रहा? रजिस्टर्ड पर्सन, हाँ सर, आईपीटी सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन पर लगेगा, आईपीटी रजिस्टर्ड पर्सन पे होगा। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। कैरी फॉरवर्ड 136, ये मुझे शेप चेक करना पड़ेगा, शेप चेक करना पड़ेगा बेटा, लेट्स सी। वही वली ठीक है बेटा। उसको कैलकुलेट ही क्यों करोगे, पता नहीं, जीरो भी नहीं लिखो ना, छोड़ दो। समझ आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी हैप्पी, शाबाश बेटा। आई एम ऑल्सो हैप्पी, आई एम ऑल्सो हैप्पी। सेल्स टैक्स लायबिलिटी अम्मार, अम्मार चलो बेटा देखेंगे, करेंगे इसको सॉल्व। करते हैं कैलकुलेट, देखते हैं इसको, पहले आप कर लो कंप्लीट। एग्जेम्प्ट सप्लाईज क्या लिखा है बेटा? एक्सपोर्ट सप्लाईज। रिपाल ये लिखा है ना बेटा, एक्सपोर्ट सप्लाईज, ये एक्सपोर्ट्स है ना बेटा, तो इसमें आपको क्या इशू आ रहा है? जीरो रेटेड ये है बेटा, 11 मिलियन की। सैरिश और खलील ठीक है, शाबाश बेटा, जवाब तो आपने दिया, अब देखते हैं करेक्ट किसका है, कौन कहाँ गलती कर रहा है। आपके जवाब वेरी कर रहे हैं बट बहरहाल ओके जी बेटा, आप बताएं।
लेट्स सी, टेली करते हैं ना, मैं सॉल्व करूंगा, डेली नहीं करूंगा, सॉल्व करूंगा। 11261 ठीक है, वेरी कर रहा है बहुत सारा, ठीक है, मगर एक एक जवाब काफी ज्यादा है, प्रीडोमिनेंट है, वो है 226,000 226,000, ये प्रीडोमिनेंट जवाब आ रहा है। देखते हैं कि क्या ये सही है या गलत है, कैलकुलेशन करके देखेंगे। टोटल इकरा, सैरिश, ठीक है बेटा, अमना, बुशरा, आप सबका सेम जवाब है, करेक्ट। मुहीत आपका डिफरेंट है बेटा, बट देखते हैं, कोई इशू नहीं है। तो एक ही हुआ ना, मतलब अगर हम एडुकेट नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें इसके बारे में थोड़ी बताया, अपोर्शन होगा, इसके बारे में नहीं बता रहा, तो अपोर्शन करेंगे। हाँ, तीनों में करेंगे, बिल्कुल करेंगे, उस पे 90% लगाएंगे, बात कम बात जी, यही तो है। और ये जो आप अभी बता रहे हैं ना वर्बली, ये एडवांस मुश्किल सवाल का भी ये जो बता रहे हो, ये 60-70% तो यही होता है। चंद चीजें होंगी जो तुम्हें और समझनी है, हो गया तुम्हारा सेल्स टैक्स। ये लास्ट टाइम ये 19 मार्क्स थे, ये जो अगर तुम्हें आ रहा है ना, तो ये 19 मार्क्स की तुम्हारी तैयारी है। चलो 19 का सवाल दोबारा नहीं बनता, 15 का तो बनाएगा ना, और बाकी कॉन्सेप्ट होंगे थ्योरी के। तो मैंने डे 1 से जो तुम्हें स्ट्रेटेजी बताई है पेपर पास करने की, क्या है, सेल्स टैक्स को 30 में से 25 ले लो, थ्योरी के चैप्टर 1, 2, 3 है, उसमें से 5 ले लो, 25 और 5 30 हो गए। तो इनकम टैक्स के 60 मार्क्स हैं, 60, उसमें से 20 लेने बस, तो मैनेजेबल है। ये नहीं कि इनकम टैक्स को हल्का करो, नहीं, वो भी हमें पेपर 100 का अटेम्प्ट करना है, मगर स्ट्रेटेजी पास होने की ये है। एक्सपोर्ट सप्लाई 0 रेटेड है बेटा। आसमा या अस्मा, आसमा तो 1 बोलो, अस्मा तो 2 बोलो। पहले आपका नाम क्या है? ओके, आसमा, पहली चीज ये है कि एक सेक्शन पढ़ेंगे हम जिसका नंबर है सेक्शन 4, उसका नाम है 0 रेटिंग। उसमें लिखा है कि कौन कौन सी गुड्स 0 रेटेड होंगी, और उस लिस्ट में एक एक्सपोर्ट्स भी लिखी है। तो एक्सपोर्ट्स जहां पे भी होंगी आप समझ जाएं कि वो 0 रेटेड है, ठीक है, इस वजह से 0 रेटेड है वो। अंडर द लॉ सेल्स टैक्स एक्ट अनरजिस्टर्ड को पोर्शन में लेंगे। भाई सप्लाई टैक्सेबल है, रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, है तो टैक्सेबल ना। उस पे 17% नहीं लगा रहे हारिस, 17 के अलावा 3% और लगा रहे मेरी जान, तो क्यों नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे बेटा, ठीक है। अच्छा जी, हो गया या टाइम चाहिए? बस हो गया, चलो टाइम चाहिए, चलो ले लो भाई टाइम, नो प्रॉब्लम। शहीर, ठीक है बेटा। खुरम, देखते हैं बेटा। आफाक, लेट्स सी बेटा। मोहित, लेट्स सी बेटा, आप किस चीज का दे रहे हैं? अच्छा जी, लेट्स डू इट बेटा। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, आप टेली करते जाएं साथ साथ।
बल्कि मेरी हेल्प करते जाएं कि ये कैसे सॉल्व होगा। स्टेप 1 क्या है बेटा बताओ मिस्टर आसिफ। यहाँ कैलकुलेशन ऑफ क्या लिखा है, सेल्स टैक्स पेएबल एंड और कैरेट फॉरवर्ड। मेरा रिक्वायरमेंट जो है ना वो वहीं से आएगी जो भी उसने पूछा है। और फॉर मंथ कौन सा है, फॉर अगस्त 2009। स्टेप 2 क्या बेटा, इनपुट टैक्स। अच्छा जी, इनपुट टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, परचेजेस पे, परचेजेस गिवन है, गुड्स कॉस्टिंग, बल्कि ये तो आएगा ना गुड्स, नहीं आगे क्या लिखा है परचेज्ड, वो तो वैल्यू दे दूंगा ना, परचेज्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। कितनी गुड्स परचेज हुई है इसकी, 8 मिलियन की। ओके, और 17%, ठीक है चलें। दूसरा, अच्छा देखें एक सेकंड रुकें, और कोई परचेज है इसमें, नहीं है, इनपुट नहीं है ना उस पे, मगर मैं लिखना चाहता हूं ताकि आप अभी जो बच्चा कंफ्यूज ना हो। एक और भी है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन्स, 2 मिलियन है इसके, 2 मिलियन की है ना, मगर इस पे कोई इनपुट टैक्स नहीं है। क्यों नहीं है भाई, वो उसका इनपुट तो हमने कहा मिलता ही नहीं है। तो हमें क्या मिल चुका है, इनपुट टैक्स फॉर द मंथ, ये आपका हो गया इनपुट टैक्स फॉर द मंथ। स्टेप 3, स्टेप 2 हो चुका है। स्टेप 3 आउटपुट टैक्स। अच्छा जी, आउटपुट टैक्स किस पे होता है बेटा, सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन्स, ठीक है, कितना है 5 मिलियन। ओके, 17%, ठीक हो गया। सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन्स। देखिए एक बात सुने, अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाईज है मगर ये सप्लाई टैक्सेबल है। बंदा अनरजिस्टर्ड है, सप्लाई टैक्सेबल है क्योंकि हम उस पर टैक्स लगा रहे हैं। ये ना समझना कि वो टैक्सेबल नहीं है, बंदा अनरजिस्टर्ड होने से टैक्स माफ थोड़ी होगा। 17%, मगर यहां नहीं, शाबाश, इस पे 3% आएगा और बाद में ऐड करेंगे। अच्छा जी, फिर क्या है, एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स क्या है बेटा, एक्सपोर्ट्स की वैल्यू कितनी है 11 मिलियन, और यहां क्या लिखूंगा मैं 0%, और ये हो गया 0। अच्छा उसके बाद क्या है, एग्जेम्प्ट सप्लाईज। अच्छा एग्जेम्प्ट सप्लाईज कितनी है भाई, यहां कुछ नहीं करना, ठीक है। और कुछ है इस पे, सारी सप्लाईज हो गई। अच्छा क्या लिखूं, आउटपुट टैक्स फॉर द मंथ। अब लेस क्या करूं बेटा, स्टेप कितने हो गए, 7 बताओ, स्टेप्स कितने हो गए, 3 हो चुके हैं। अब क्या लेस करते हैं, क्या कहते हैं उसको, एडमिसिबल। कहां से आता है एडमिसिबल इनपुट टैक्स, पहले आता है वर्किंग 1 से,
वर्किंग 1 में लाओ, क्या लाऊं अब? टोटल इनपुट टैक्स लाऊंगा। लाओ भी टोटल इनपुट टैक्स, ये है, ये है हमारा टोटल इनपुट टैक्स आ गया। अब क्या करूं? हमें चाहिए टैक्सेबल, जीरो रेटेड और एग्जेम्प्ट की वैल्यूज। टैक्सेबल की वैल्यूज बताओ कहां है बेटा? टैक्सेबल की वैल्यूज एक ये और प्लस ये टैक्सेबल है। भाई देखिए ये दोनों टैक्सेबल है ना, सही है बेटा, क्योंकि टू रजिस्टर्ड पर्सन भी टैक्सेबल 17%। ये देखो 17% लगा रहे हो तो टैक्सेबल हो गया, ये देखो 17% लगा रहे हो तो टैक्सेबल हो गया। मिला लो दोनों की सेल्स को, क्या हो गया? टोटल टैक्सेबल। नहीं अलग ना ले बेटा, अलग ना ले, क्योंकि दोनों फिर आपकी ना अपोर्शनमेंट बहुत बढ़ जाएगी। अच्छा फिर उसको वापस ऐड भी तो करोगे ना, फिगर एट द एंड ऑफ सेम होगी, मगर मिला लो बेटा, टैक्सेबल मिला लो। अच्छा जी जीरो रेटेड में बताओ क्या करूं बेटा? एक्सपोर्ट्स को ले आऊंगा, सही है ना भाई? एक्सपोर्ट्स क्या है? जीरो रेटेड, वो फिगर आ गई। अच्छा फिर क्या करूं बेटा? एग्जाम कितना है? ऑनलाइन वाले भाई सही है, यही है, ऐसा ही है, ठीक है। अब क्या करूं भाई? सवाल में एलोकेशन तो नहीं था ना, जब एलोकेशन नहीं था तो अपोर्शनमेंट करो, जैसे अब तक कर रहे हैं हम। ये लिया टोटल इनपुट टैक्स, मल्टीप्लाई किससे किया? टाइप से। डिवाइड किससे किया? टोटल से। टोटल मैंने किया ही नहीं है, टोटल तो मैंने किया ही नहीं है, अभी कर लेते हैं। ये टोटल है बेटा। अब आ जाओ भाई, ये टाइप और ये टोटल, भाई चेक करते जाओ। मुझे एक्सेल पे भरोसा नहीं है, तुम पे है, ये मैंने झूठ बोला। भाई चेक कर लो, यही है। क्या करेंगे बेटा? बोलो। डिडक्ट क्या करेंगे? रिफंड। और अच्छा अब यहां एक बात सुनना, सारे बच्चे बात सुने। मुझे एक बात बताओ, इसको मैं कैलकुलेट ही ना करता तो क्या फर्क पड़ता? कोई मसला ही नहीं, छोड़ भी दो इसको, कैलकुलेट ही ना करो, क्योंकि फायदा ही नहीं इसकी। मगर जिसने कैलकुलेशन शो कर रही है कर ले, बट फायदा कोई नहीं है इसका। भाई 2 तक करने के बाद आगे बढ़ जाओ, इसको कैलकुलेट ही नहीं करना, टाइम नहीं जाया करना अपना, ठीक है? मैं इसीलिए इसको क्या कर दूं? नहीं यार, इसको सफेद भी कर देते हैं, थोड़ा सा नजर तो आए ना। भाई इसकी आपकी मर्जी, इसको कैलकुलेट करो या ना करो, करोगे भी तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा बेटा अब बताओ क्या करूं इसको? नहीं, इसे वर्किंग 2 में ले जाऊंगा, पहले वर्किंग 2 में तो ले जाऊं ना इसको। ये है हमारी, इस पे वर्किंग 2, वर्किंग 2 में यहां से ये अमाउंट उठा के आना है पहले। ये अमाउंट हमारा इनपुट टैक्स का है, ठीक है? तो हमारे पास ये अमाउंट आ रहा है यहां से, ये अमाउंट आ गया। अब मुझे क्या चाहिए? 90%। किसका 90% चाहिए? ये सीधा पड़ा होता है, जाओ और इसका 90 लगा दो बस। अब बताओ क्या था? ये 90% सही निकला है? नहीं निकला, इसमें कुछ गलती है। जवाब सही है बेटा, कोई जीरो भर तो नहीं गया? मैंने इसीलिए कहा ना, मुझे एक्सेल पे नहीं तुम पे एतबार है, सच बोला आप तो। अब ठीक है बेटा, ये कि 90% की लिमिट इतनी है इसकी, इसका मतलब क्या करोगे बेटा? खुद बताओ। एडमिसिबल इनपुट टैक्स कितना होगा इन दोनों में से? ये हो गया, तो एडमिसिबल इनपुट टैक्स सेल्स टैक्स लायबिलिटी, ये माइनस ये, एड बेटा, एड फर्दर टैक्स। भाई फर्दर टैक्स में हमें सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड चाहिए, ये है, और उसका है 3%।
इतना ही जवाब है। अब क्या कहलाएगा? टोटल सेल्स टैक्स लायबिलिटी। अच्छा बेटा, इसमें अब क्या करेंगे? रिफंड। रिफंड शो करना होता है सिर्फ, ये है रिफंड। ठीक है भाई, सही है। ये था बेटा जवाब इसका। बताएं किसका सही था? शाबाश, गुड। कुछ का। अब मुझे बताओ, जो बाकी जो फंसे, कहां फंसे? 90% वाली में कहां फंसे बेटा? हाँ देखो, तो 3%, हालांकि मैंने कहा भी था इधर ऐड करना, भूल गए। ऑनलाइन वाले बेटा कहां फंसे? 95% सही है। 90, ठीक है, 95% सही है तो ओके। पहला सवाल था आपका, फॉर्मेट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक है बेटा। ओके, फर्दर टेक्स्ट चूंकि अभी हमने करवाया था, 3% लगा दिया था 84 पे, नहीं 3% हम किस पे लगाए? शाबाश, ठीक है, क्लियर हो गया। अपोर्शनमेंट एंड अनरजिस्टर्ड का कोई नहीं दिया था, ओके। एडेड 3% है, ओके। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, जो जो तुमने गलती की थी क्या रिपीट करोगे? नहीं करेंगे। क्या करें बेटा आउटपुट का? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अजम्पशन नहीं करेंगे, सवाल करेंगे यार, उस पर भी सवाल आएगा। सबर तो करो जरा, हर सिचुएशन का सवाल होगा, इस पे क्यों अजम्पशन करके लोगों को परेशान करूं? वो तो तुम्हारे जहन का सवाल है ना, बाकियों को थोड़ी समझ आएगा। अच्छा जी, मुझे एक बात बताओ, स्टेप्स कितने थे? 7 हो गए ना। मैंने यही सवाल किया था वो काला अंग्रेज, सेम मेथड से ये हो गया, ये हो गया ना। अब जो मैंने मेथड फॉलो किया है, इसकी देखो थोड़ी सी ना लेवल्स बढ़ती जाएंगी, थोड़ी सी लेवल्स आगे पीछे होंगी, कुछ पॉइंट्स ऐड होते जाएंगे। अब जैसे मैं नंबर करवाता जाऊंगा, 2-2 पॉइंट्स पढ़ाऊंगा, सवाल करवाऊंगा, 2-2 पॉइंट्स पढ़ाऊंगा, सवाल करवाऊंगा, इस तरीके से हम आगे लेके जाएंगे। इस पे क्लियर हो बेटा? कोई सवाल है आप लोगों का? आगे बढ़े, नोट कर लिया आप सबने? चलो मैं वैसे ही शेयर करूंगा ग्रुप पे आपके साथ। अच्छा बेटा, अब हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं ताकि अगले सवाल भी कर सकें। हमने देखो अल्हम्दुलिल्लाह एक सवाल पास पेपर का करके देखा, जो कुछ का बिल्कुल सही था, कुछ का 95% ठीक था, किसी का 90% ठीक था, मगर प्रीडोमिनेंटली सबको समझ आया। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो ये जवाब, अब मैं आप सबको मशवरा देता हूं, जिसका 100% सही नहीं था, चाहे एक ही गलती थी, आज आप खुद इसको दोबारा करो, बगैर देखे दोबारा करो। आप फंसो, आप जाके इसको चेक करो सॉल्यूशन को। स्टेप्स की प्रैक्टिस करने के लिए याद रखना, मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूं, तुम हैरान हो जाओगे। अक्सर मुश्किल सवाल ना करने की वजह से नहीं, बल्कि आसान सवाल ना करने की वजह से बच्चा फेल होता है। वो समझता है ये तो आता है, नहीं आता। वो जब लिखने पे बैठता है ना तो फंस जाता है, और जब पेपर में जाता है तो उसमें रीटेक नहीं होता कि ये नहीं 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 डिलीट करके दोबारा करूंगा और टाइम भी मुझे वापस मिले, नहीं, वो टाइम गुजर चुका होता है। तो याद रखना, जो सवाल तुम्हें आसान भी लगे, प्लीज पेपर पे कर लो, प्लीज पेपर पे कर लो, ठीक है। अच्छा, अब एक काम ये करते हैं, मैं आज थोड़ा सा, चूंकि जिस हद तक मुझे कवर करना था वो मैंने कवर किया है, मगर मैं आपको अभी कुछ और एग्जामिन करना चाहता हूं। अच्छा बेटा देखो, एक मैं आपको ना साथ साथ इतने रिसोर्सेज इंशाल्लाह, बस आप दुआ करें अल्लाह सेहत दे, जिंदगी दे, ताकि आपका बेच पढ़ा सकूं। तो आपको मैं इतनी चीजें दूंगा कि आपको हर स्टेज पे जो कुछ चाहिए वो मिल जाएगा। आपको रिवीजन पर्पस के लिए चाहिए, आपको लास्ट मंथ, आपको लास्ट वीक, आपको लास्ट डे, क्या क्या करना चाहिए, बनी बनाई चीजें मिलेगी। एक चीज जो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स की शेयर करूंगा, वो जो कुछ आपने पढ़ा है अब तक आज तक, वो मैंने आपके सारे टॉपिक्स कैसे बना दिए ये तुम्हें दिखा रहा हूं। ये शाम को मैं आज आपसे शेयर करूंगा। हम ना बेटा उससे भी बड़ी चीज है जो अभी तुम पूछ रही हो, उससे भी बड़ी चीज ये देखो, तुम्हें मैं आपसे ये शेयर करूंगा। आप सबने क्या करना है, पूरा कोर्स इस हैंडआउट के थ्रू रिवाइज करना है।
मैं आपको 2 चीजें देने वाला हूं आज शाम को, बनाई हुई है, मैं सिर्फ तुम्हें दिखा रहा हूं, एक आध सवाल उसमें से कराऊंगा और फिर आज क्लास एंड करेंगे। आज मैं जितना कवर कराना था अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया और उसका रिजल्ट भी हमें आ गया। ये देखो, आपकी पहली क्लास जब मैंने स्टार्ट की थी उसी ऑर्डर में मैंने हैंडआउट बनाए, ताकि कोई रिवाइज करना चाहे ना, इस हैंडआउट के गैप फिल करे, प्रैक्टिस करे, क्लास देखने की जरूरत भी नहीं उसको, ठीक है ना। नई दुनिया है, नए मसाइल हैं, तो बच्चे के अब मसला पता है क्या है? अब मसला ये है कि सर 25 घंटे कौन देखे, वापस सर इतने घंटे कौन रिपीट करे, आपको हम तेज चलाते हैं ट्वाइस की स्पीड पे, तब भी टाइम लगता है। तो चलो कोई बात नहीं, आप उठाओ, 15 मिनट में रिवाइज कराता हूं, फिर जब आपका ये सवाल कंप्लीट होगा ना सेल्स टैक्स का हिस्सा, मैं आपको सिंगल पेज दूंगा, 1 पेज। और ये मैंने बनाना नहीं है बेटा, मैं बना के पिछली पेज में साबित कर चुका हूं। पूरा इनकम टैक्स जो 4 महीने का कोर्स है, 13 घंटे में रिकॉर्डिंग मेरी कंप्लीट मैंने बच्चों को दी थी, जिसपे बच्चे आज तक दुआएं दे रहे हैं। वो आपका सारा कोर्स होगा वेरिएबल टाइम में, इस हद तक होगा कि आपको एक पेज मिलेगा, मैं कहूंगा निकालो कोई पॉइंट बाहर है, निकाल के दिखाओ कोई इससे बाहर पॉइंट हो। मैं आपके लिए ये जो काम कर रहा हूं, ये नया काम है, ये पहले भी नहीं किया था इतने काम, क्योंकि हर दफा कुछ ना कुछ और करना है। अब मैं आपको ऐसी चीज दे रहा हूं जो पिछले बैच को भी नहीं दी थी, और वो क्या है, तुमसे काम करवाना डे 1 से, लिखो, एक्टिव रहो, और उसके लिए मैं आपको दूंगा हैंड आउट हर लेक्चर का, हर टॉपिक का। अब हैंड आउट कैसे होगा ये तुम्हारे सामने, ये देखो यूनिट 1 का मतलब है क्लास 1, ठीक है, यूनिट 1 का मतलब है क्लास 1। पहली चीज क्या पढ़ाई थी तुम्हें? फिल करो गैप, मंथ फिल करते जाओ गैप्स, की पॉइंट्स तुमसे लिखवा रहा हूं, ठीक है। अच्छा जी, ये है NOG, नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट। ये ऑफिशियल गजेट का मतलब होता है ऑफिशियल जो न्यूज़पेपर होता है, ठीक है। चलें, ऑफिशियल गजेट ये इसलिए लिख रहा हूं कि टर्म है, ओके। इसका ताल्लुक इस पॉइंट से, ये किसी वक्त मैं आके खुद भी करवाऊंगा, तुमने ड्यू डेट फिल करो, फायदा होगा इस डॉक्यूमेंट का। पहले बॉक्स में क्या लिखोगे, दूसरे में क्या लिखोगे, ओके, फिल करो। सेल्स टैक्स ऑन गुड्स इज फेडरेशन या फेडरल, और दूसरा क्या है, बिल्कुल ठीक है बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, ओके। और क्या है ये, बस रिवाइज हो गया सब, की पॉइंट्स यही थे बेटा। अच्छा आ जाओ इधर, ये आ गया आपका पहला मेथड, क्या मेथड था बेटा, थर्ड शेड्यूल मेथड, या इसको मैं सेल्स टैक्स ऑन रिटेल प्राइस भी कहता हूं। पहला क्या है, हु इज लायबल टू पे, शाबाश, मैन्युफैक्चरर या इंपोर्ट। दूसरा क्या है, एट व्हाट रेट, व्हाट वैल्यू, गुड्स कौन सी होंगी, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स भी लिख दी मैंने, सारी लिख दी। अब तुम्हें नोट्स बनाने की जरूरत है, बन गए नोट्स। अच्छा जी, थर्ड शेड्यूल पूरा दे दिया ताकि तुम देखना चाहो तो देख लो। ये देखो, तुम देखना चाहो, तुम्हारे ये याद नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना, एग्जामिनर खुद पास पेपर उठाओ। मैं आज से तुम्हें कहता हूं, अगर अपनी जिंदगी के साथ सिंसियर हो, पास पेपर आज से देखो बेटा, सिलेबस देखो। अपने टीचर पे अंधा एतमाद करना सबसे बड़ी बेवकूफी है, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। मैं हर दफा देखता हूं, यकीन करो उल्टा लटक। इस दफा जब पेपर हुआ ना, जिस दिन पेपर हुआ उस दिन मैंने अपनी वाइफ को कहा आज मेरा फर्ज पूरा हुआ। तब तक मैं रिलैक्स नहीं था, क्योंकि बच्चों को आखिरी दिन तक सपोर्ट प्रोवाइड, फिर चंद दिन मिले रिलैक्स होने के, हाँ यार वीकेंड हुआ है। आप आखिरी महीना हमारा सबसे पहले रिलैक्स गुजरता था, आजकल सबसे मुश्किल गुजरता है, क्योंकि सारे बच्चे 1000 और 2500 बच्चा लास्ट टाइम व्हाट्सएप पे, और जिस किस्म के सवालात किए हैं ना बेटा, जो जुल्म हुआ है, मैं तुम्हें नहीं, मगर बिस्मिल्लाह, आप बच्चे हो हमारे, आप बच्चे हो हमारे, हम हाजिर हैं। वरना मैं टीचर किस चीज का हूं यार, वो उस्ताद ही नहीं है जो अपने बच्चे को बच्चा समझे और अपने स्टूडेंट को बच्चा ना समझे। आप मेरे बच्चों की तरह हो, मैं आपको दूंगा टाइम। अगर मैं इस प्रोफेशन में हूं, यहां खड़ा हूं, तो मेरा फर्ज है, खुद का फर्ज है, मेरे असिस्टेंट का नहीं है। मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, मैं बेटा हाजिर हूं। देखो, तो आपको ना ये सारी बनी बनाई चीजें, इसको क्या करो, पास पेपर उठाओ, याद रखो, सिलेबस देखो,
उठाओ, टीचर पे छोड़ देने की गलती पता है क्या है? एंड पे आके सरप्राइज मिलती है, ये तो हुआ ही नहीं। तो पकड़ो ना मुझे पहले डे वन से, सर स्लो जा रहे हो। वो एक बच्चा आता है, वो बहुत जबरदस्त प्यारा बच्चा है मेरा, वो पिछले से पिछले, वो एक एक मिनट में मुझे फील कराता है, सर देर आए हो। मैंने यकीन करो, इसलिए नहीं कि मुझे बुरा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मैंने चैलेंज किया हुआ है उसको कि इस बैच में मैं तुम्हें बीट करूंगा, इसका मतलब मैं टाइम पे आऊंगा, तुम नहीं आओगे। और आज मैंने उसको बीट किया, ऐसा हमेशा उसको बीट करूंगा। किधर हो भाई? वो ऑनलाइन बैठा होगा, मैं टाइम पे आऊंगा बेटा, ये मेरा पक्का खुद से वादा है, पूरी कोशिश करूंगा, अनलेस कराची का ट्रैफिक के कहीं, बट आई ट्राई माय बेस्ट, क्लास टाइम पे स्टार्ट होगी। ये इस बैच का मेरा पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एम है, ठीक है। अच्छा बेटा ये क्या है? पास पेपर। मैंने क्या कहा था तुम्हें? सीरियस हो, संजीदा हो खुद से, पास पेपर देखो, सिलेबस देखो। पास पेपर नहीं होगा तुमसे, नहीं होगा हर सब्जेक्ट का, मगर पता तो चलेगा ना किस स्पीड से, बार बार देखो। मैंने सीएसएस किया बेटा, सबसे मुश्किल एग्जाम पाकिस्तान का समझा जाता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया। और तुम्हें पता है किसी एकेडमी से सीएसएस नहीं किया, सेल्फ स्टडी पे। तो एकेडमी होती नहीं थी 2002 में जब मैंने पेपर दिए, सेल्फ स्टडी से सीएसएस पास किया। एंड जो बेस्ट चीज जो मुझे काम आई वो दो आई, पूरे तजुर्बे से बता रहा हूं। पहली चीज, और मेरे पाकिस्तान के 3rd हाईएस्ट मार्क्स थे, सबसे बेहतरीन चीज क्या काम आई? दो। एक चीज, पढ़ने के बाद किताब बंद करो, रिहर्स करो, रिहर्स अपने अल्फाज में उसको बताओ। ये सबसे ज्यादा इससे मुझे फायदा मिला। चीजें इससे और पक्की हुई, कंसोलिडेट, जिसको कहते हैं इंटरनलाइज हुई, एज इफ के मैं हमेशा से जानता था उन चीजों को, भूलने का चांस ही नहीं। किताब बंद, उसको रिपीट करो, रिहर्स करो, अपने अल्फाज में करो। और दूसरी जो मुझे चीज काम आई थी वो ये पास पेपर आगे रख के पढ़ता था, किताब में से फाड़ के उस सब्जेक्ट के पेपर उठाए रखता था सामने, पहले देखता था इस टॉपिक के सवाल बनता कैसे, और उसके हिसाब से पढ़ते। क्योंकि देखो, इल्म हासिल करना किसी मकसद के लिए हम कर रहे हैं, हमारा मकसद है पेपर पास करना। सिर्फ इल्म सीखने के लिए होता, मैं कहता बिस्मिल्लाह, सबसे पहले तो कुरान पढ़ो, उससे बड़ा इल्म है ही नहीं ना, हदीस और कुरान से क्या इल्म है। तो हम यहाँ पेपर पास करने के लिए पढ़ रहे हैं और पेपर देखते ही नहीं है, एंड पे आके हमें सरप्राइजेस मिलती हैं। अभी से देखो पास पेपर, अभी से देखो सेल्स टैक्स उठाओ, जाके ट्रांजैक्शन तो एनालाइज करो यार। सीए के बच्चे हो तुम, अगर बाद में तो जब जाते हो फॉर्म में बड़े तेज हो जाते हो, अभी तो तेज हो ना, अभी तुम क्यों ऐसे काके बने होते हो? खोलो पास पेपर, मैच्योर हो चुके हो, बच्चे नहीं हो, नहीं आएगा समझ, मगर टीचर पढ़ाता जाएगा, समझ आना शुरू आएगा। फिर भी नहीं आए, टॉक टू योर टीचर, टॉक टू योर टीचर, उसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है बेटा। अब आगे जाएं, ये देखो मैंने आपको इस पे इवन 3rd शेड्यूल पे 6 सवाल करवाए, 6 सवाल दिए। मैं आपको ना एक सवाल करवाया था, वो लिखा, ये सवाल देखो, मैं थोड़ा सा ना इसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि सब कुछ ये आपने करना है। ये क्या है? Ali is registered under Sales Tax Act 1990. He is engaged in manufacture and supply of 3rd schedule goods. Following information has been extracted from his record for the month of January 22. Supplies of goods कितनी है? 100 kg सेल किया इसने। ये वही थी ना एग्जाम्पल जो मैंने बताई थी। Further, goods are sold to distributors at wholesale price of 5,000 per kilogram, whereas their retail price is 8,000 per kg. कैलकुलेट करो सेल्स टैक्स लायबिलिटी। किससे कैलकुलेट करोगे? करो कैलकुलेट बेटा। हंड्रेड केजी उसने भेजा है, पर केजी कितने पे? अच्छा बेटा, मैं इसको फॉर्मेट का ख्याल नहीं रख रहा, सिर्फ आपको गाइड करने के लिए। इसकी सेल्स जो है 100 केजी की है और प्राइस पर यूनिट क्या है? 8,000। तो इसकी अपनी बात करें, मतलब क्योंकि 8,000 क्यों ले रहे हैं हम? रिटेल की वजह से, क्योंकि हमने ये रिटेल पे लगाना होता है। ये हो गया, इस पे कितने रेट लगाओगे? 17%। ये आपका टैक्स हो गया, ये आपका टैक्स है। आपने यहां बेटा 5,000 नहीं लेना, क्या लेना है? रिटेल प्राइस, ठीक है। चलो भाई, एक सवाल ये आपने कर लिया, ये करके दिखाओ महरीन वाला। मिस महरीन इज रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट, शी इज एंगेज्ड इन इंपोर्ट
import and supply of third schedule goods. Following information has been extracted from her. ये कॉपी किया था, हिज कर दिया इसको. Her record for January 22. Supplies of imported goods to dealers. इसने 12 मिलियन की सप्लाईज की है टू डीलर डिस्ट्रीब्यूटर की. कौन सी गुड्स इसने बेची? थर्ड शेड्यूल गुड्स बेची. अच्छा, गुड्स सोल्ड टू डीलर डिस्ट्रीब्यूटर वर सोल्ड टू जनरल पब्लिक एट रिटेल प्राइस. जो कितनी बनती है इसकी? अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ सेल्स टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी? मेहरीन पे कितनी होगी? जी बेटा, अच्छा मुझे सिर्फ सिंपल चीज है ना भाई, इसके मेहरीन की खुद की सेल कितने की है? जो चीजें उसने बेची वो पब्लिक को कितने में बेची जा रही हैं, तो मेहरीन को टैक्स कितने पे देना पड़ेगा? अपनी सेल पे नहीं, रिटेल प्राइस पे, जो कितनी बनती है ये. इसका क्या लेना है तुमने? हालांकि उसकी खुद की सेल क्या है, ये बात आपने पढ़ी है ना. सही है भाई, यही जवाब है, यही जवाब है बेटा. अच्छा मुझे अब ये करके दिखाओ, अब करके दिखाओ तो मान जाऊं तुम लोगों को. ये करके दिखाओ बेटा, कमाल का सवाल. अब ये तुम करके दिखाओ तो मान जाऊं तुम्हें कि चलो तुम्हें समझ आई थी, और मैं कहूंगा शाबाश, अब तुम मेरे स्टूडेंट हो. ये किसने जोर से जवाब दिया है? कर लो तो एक कहानी सुनाता हूं तुम्हें. कर लिया? हम ना बुशरा, अब्दुल रहमान, यार तुम में एक बच्चा भी ना ऐसा नहीं है जिसको एक टके की अकल हो. सारे अंधे हो, सारे अंधे हो. ये पेपर फेल होने की वजह होती है. सवाल पढ़ो वापस, क्या लिखा है, क्या लिखा है? सारे अंधे हो, पढ़ना ही नहीं आता. लाइब्रेरी टू पे में डिस्ट्रीब्यूटर पे होती है, लाइब्रेरी टू पे थर्ड शेड्यूल में किस पे होती है? रट्टा कैसे लगा रहे थे, तोते की तरह बोला. जब पूछो लाइब्रेरी टू पे क्या है, मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर. तारीफ करो, तालियां बजा रहा है. अब लानत दे रहा, लानत तो शक. अरे ये सवाल आएगा, वो थोड़ी जिमर पूछेगा, पढ़ो तो सही. इस केस में लाइब्रेरी टू पे 0, कोई लाइब्रेरी नहीं है उसकी, वो मैन्युफैक्चरर पे है. ठीक है, फंसे? अब 0 लिख रहे हैं, अब क्या फायदा बेटा. यही सवालात जो मैंने आपको करवाए भी थे, अभी रिपीट भी करवा दिए. फिर 3 और हैं इसके नीचे. मोर प्रैक्टिस, इस डॉक्यूमेंट में मोर प्रैक्टिस है. जिसको नहीं समझ आया मोर प्रैक्टिस करो बेटा. फिर इस डॉक्यूमेंट में देखो, मैं आपको दे रहा हूं ये चैप्टर 2. व्हाट्सएप क्यों करूं, ग्रुप पे शेयर करूंगा ना. अच्छा, ये बेटा आपका लेक्चर 2 एंड 3 उसके पॉइंट्स हैं, VAT. अब आप क्या करो, वो लेक्चर सुनो, डेटा पुट इन करते जाओ, खुद लिखो, ताकि तुम्हें खुद लिखने से समझ आएगा. बिल कलम से सीखोगे. जो लिखेगा, जो खुद करेगा वो पास होगा, और जो सिर्फ सुनेगा वो सुनता ही रह जाएगा.
ठीक है, इसकी फिगर लिखो, देखो कैसे आप खुद, और यहाँ पे नोटिंग करो अपनी। नोटिंग का मतलब की पॉइंट्स जो तुम्हें समझ आ रहे हैं। मैं अब इस तरह के पेपर्स डॉक्यूमेंट्स आपको दे देता हूं। फिर देखो प्रैक्टिस, सारे सवालात जो मैंने शुरू से करवाए आपको वो इसमें मौजूद है, बेसिक लेवल के। ठीक है, बेसिक लेवल के सारे सवाल आते हैं। ये क्या है बेटा, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, बताओ कौन से होंगे। ठीक है बेटा, इंपोर्ट्स की सूरत में मैंने एक डायग्राम बनाया था, खुद बनाओ, खुद बनाओ। ये पॉइंट्स भी मैंने लिख दिए हैं, ये कुछ एडवांस पॉइंट्स हैं, बाद में आएंगे। ठीक है जी, मेहनत किए, अब तुम भी तो करो यार, ये प्रैक्टिस तो करके दिखाओ मुझे। ये पूरे सवालात सारे मैं आपको कहता हूं, जिसने इस डॉक्यूमेंट को प्रैक्टिस की, पिछली क्लासेस देखने की जरूरत ही नहीं उसको। आज का आसिफ का सवाल कर पा रहे हो और ये डॉक्यूमेंट कर पा रहे हो, इसका मतलब जो मकसद था हासिल कर चुके हैं, आगे बढ़े। अब आगे बढ़े और हायर लेवल्स पे जाएंगे हम। ठीक है जी, प्रिंट खुद कराना पड़ेगा तुम्हें सरिश। किसका सॉल्यूशन? इन सारे सवालों का सॉल्यूशन जो है आपको पिछली क्लासेस रिकॉर्डिंग में मौजूद है। आपने अगर सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्व करो, मुझे भेजो। ठीक है, इसमें सॉल्यूशन की तो कोई बात ही नहीं है, नहीं एग्जैक्ट वही है जो हमने किए। जिसने क्लासेस मिस की थी वो प्लीज सुन ले, क्लास मिस नहीं कर सकते आप क्लास जैसे लेनी है, मैं आपको डे 1 से बोल रहा हूं, रिकॉर्डिंग से के साथ कंसिस्ट रहो, सेम रोज देखो, लाइव सुनना है, क्लास लाइव, और जो फिजिकली आ रहे आए। एक मेथड पकड़ो बेटा, एक रास्ता पकड़ो, पेपर पास हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों, अल्लाह हाफिज। अच्छा, और ये डॉक्यूमेंट मैं इजाजत देता हूं, सबके साथ शेयर भी कर सकते हो, जिसको चाहे दे देना, मैं अपना नाम लिखूंगा इस पे। यार बच्चे इस्तेमाल करें, टीचर क्यों करते हैं? सुनिया भाई, तुम्हें आईटीपी में भी मजा आया था, टेक्स्ट में तुम और खुश हो जाओगे। चलो बच्चों, ऑनलाइन वालों, मजा आया, आज चीजें समझ आई? ताहा भाई बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे बेटा। आप बच्चे बस थोड़ी मेहनत करें, इंशाल्लाह मिलके हम आगे बढ़ेंगे। आईकेप का सिलेबस ना 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 आईकेप ने इस अटेम्प्ट का सिलेबस दिया हुआ है। हाँ, उसको देखो, जाओ के F2 पे देखो क्या है वो। तुम्हें नहीं समझ आए, मुझसे समझो, वहां चैप्टर लिखे, हेडिंग लिखे, समझो तो सही बेटा क्या क्या है। आईकेप की बुक जो है वो भी अवेलेबल हो जाएगी, उसको भी देखो। बेशक मैं नोट्स दे रहा हूँ, बेशक मैं यार तुमको आईकेप, तुम्हें अगर खुद एग्जामिनिंग बॉडी है, वो किताब दे रहा है, वो सिलेबस देख रहा है, वो तो कवर हो ना। वो नहीं कवर होगा, टीचर अपनी मर्जी से कोर्स कवर करा के चीजें छोड़ दे तो तेरा फेल होगा। लाजमी है बेटा। ये एक दिन बाद आती है टैक्स मिनी में आपको मैसेज करा, फिर आई टैक्स मिनी में चेंज तो नहीं है बड़ा चेंजेस है। कब तक मिल जाएगी? पुरानी वाली तो है हमारे पास, पुराने वाले में चेंजेस हो गए हैं ना। देखो आज भी मैंने चेंज बताया ना आपको। ये तो भी भेजता हूँ, अभी भेज दें आप। कल भी इतनी रेट आएगी, कल आएगी, हफ्ते वाली कल आएगी। अरे वो इसलिए था कि मेरी हफ्ते पे क्लासेस थी ज्यादा, रात 10 बजे तक मैं बिजी था। इसको भी भेजें ताकि आज करें, कल तो ऑफ होगा। नहीं, आज मैं ऑफ हूँ ना अभी, तो इसके बाद मैं भेजता हूँ। सर अहमद ने बोला इसलिए ऑफ करेंगे। क्यों? जो बच्चे लेट आए ना, वो रिकॉर्डिंग लेक्चर देके कवर करें, फिर बच्चे। मुझे नहीं पता, मुझे कल क्लास चाहिए, उन्होंने बोला सबको ऑफ करेंगे। अच्छा चलो फिर देखते हैं। सर आप फिर ये भेज दीजिएगा, नहीं ऑफ करें सर, ये कर लेंगे ना टेस्ट। बाकी बच्चों को मसला, हम तो क्लासेस ले रहे हैं ना। चलो तू आ जा, मैं भी आ जाऊंगा। हम आ जाएंगे, मसला तो भाई। यू कैन प्लीज सेंड द डॉक्यूमेंट राइट नाउ। भी बिल्कुल ऐसे ही करता हूँ सारे, सभी मैं ग्रुप पे करता हूँ सेंड। वर्किंग टू समझा दे, रिबाल मैं भी समझाता हूँ बेटा। टेक्स्ट की कॉपी बेटा आपको ना 2 से 3 दिन के अंदर टेक्स्ट की कॉपी सॉफ्ट कॉपी में मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा उसमें कुछ अपडेशंस कर रहा हूँ और थोड़ा सा नए काम कर रहा हूँ, इस वजह से 1 आध दिन और लूंगा और मैं आपको इंशाल्लाह अपनी टेक्स्ट मिनी जो मेरी बुक है वो मिल जाएगी। आपको सेल्स टैक्स वाला चेंज दोबारा बता दें। सैयद अब्दुल रहमान शाह, बेटा आप लास्ट टाइम में आपने दिया है पेपर, तो मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि अभी बाकी फ्रेश बच्चों को नहीं समझाना। फ्रेश बच्चों को हमने जब वक्त आएगा तो उनको पढ़ाएंगे। सेल्स टैक्स वाला चेंज, ठीक है सर, अपडेटेड बुक वाली बात हो गई। अच्छा, अब वर्किंग टू किसने पूछा था? अभी हो वर्किंग टू?
यार फिर एक काम करते हैं ना अब्दुल रहमान, फिर अभी छोड़ दो, अगर आप फ्रेश हो ना तो अभी छोड़ दो। अभी मैंने उसको सिर्फ मेंशन किया था उन बच्चों के लिए जो पुराने थे। रिबाल किधर गई भाई, रिबाल किधर गई? हाँ चेंजेस तो हैं, मैं चेक करके आपको ना बता देता हूँ, ठीक है? मैं आईकेएफ से पूछ के गाइड कर देता हूँ आपको अगली क्लास तक। रिबाल बेटा देखो, ये बात ये है कि हमने वर्किंग टू समझी ना, हमने क्या किया था, ये उठाया इनपुट टैक्स, ठीक है? ये पूरा इनपुट टैक्स उठाया, अब इसको हमने अपोर्शन करना था सेल्स की बेसिस पे। 3 हिस्से किए, टैक्सेबल डिडक्ट होता है, ये रिफंड होता है। ये जो डिडक्ट होगा, डिडक्ट होने से पहले इस पे एक लिमिट होगी। डिडक्ट होने से पहले हम क्या करेंगे, इसको 90% की लिमिट से गुजारेंगे। 90% किसका? 90% आउटपुट टैक्स का। ये है आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स हमारा है इतना, इस पे अगर आप लगाओ 90% तो इतना अमाउंट बनता है, सेम, ठीक है बेटा? अब हमें ये रूल है कि इस अमाउंट से, ये जो इस लिमिट से ये नहीं एक्सीड कर सकता, ये हमें चेक करना पड़ता है। अगर यहाँ अमाउंट लाजमी थोड़ी है कि इससे कम हो, अगर यहाँ 2 लाख रुपए होते, यहाँ लिखा होता 2 लाख, तो फिर 183 तक इनपुट मिलता, बाकी जो होता ना कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। बाल यहाँ चूंकि अमाउंट कम है, लिमिट के अंदर है, तो सारा हमने माइनस कर लिया, ठीक है बेटा? तो सेकंड वर्किंग में हम क्या करते हैं, इनपुट टैक्स पे सिर्फ क्या करते हैं, 90% की लिमिट लगाते हैं आउटपुट से डिडक्ट होने से पहले, ठीक है? क्लियर हो गया? अच्छा जी, और कोई? स्क्रीन ऊपर आसमा, ठीक है? जल्दी जल्दी भी बताओ, नोट कर लो, ये मैं आपसे शेयर करता हूँ सारी चीजें, ठीक है? एडमिसिबल टैक्स आएंगे, विबाल इसको एडमिसिबल कहेंगे, बिल्कुल ठीक है, ये एडमिसिबल टैक्स होगा। अभी थोड़ा सा ना कुछ एडवांस सवालात आएंगे तो मैं इसकी टर्मिनोलॉजी भी ऐड करता जाऊंगा। ऐसा भी हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में अपोर्शनमेंट ना हो, जस्ट एलोकेशन हो, बिलाल बिल्कुल हो सकता है। ये सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब सप्लाई में एक किस्म की सप्लाई होगी। सारी आपकी परचेजेस बिलाल अगर टैक्सेबल सप्लाई में लगी, आपकी सप्लाई सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल है, तो अपोर्शनमेंट क्या करेंगे? कुछ नहीं, क्योंकि आगे सप्लाई एक किस्म का है, सारा डिडक्ट हो जाएगा, एलोकेशन होगा। अगर आपकी सप्लाई आगे सारी की सारी जीरो रेटेड है और परचेजेस आपने क्या की, जीरो रेटेड में इस्तेमाल की, अपोर्शनमेंट नहीं होगी, रिफंड होगा सारा का सारा, ठीक है बेटा? सर आसिफ वाली स्लाइड दिखा दें। अच्छा आसिफ वाली, ये है आसिफ वाली, ये मैं आपसे वैसे भी शेयर कर रहा हूं। अली, अगर पर्सन थर्ड शेड्यूल और अदर देन थर्ड शेड्यूल दोनों सेल करता हो, यही तो सवाल बनेगा। तला हम अलग अलग कैलकुलेशंस करेंगे, फिर मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे उसकी प्रेजेंटेशन होगी। नॉर्मली जो सवाल बनता है अली, वो इस तरीके से बनता है जैसे हमने अभी किया है, ठीक है? अच्छा जी, अभी कुछ और सवाल है? चलो भाई, ये मैं आपसे शेयर करता हूँ सारी चीजें व्हाट्सएप ग्रुप पे अगले 15 से 20 मिनट में, ठीक हो गया बच्चों? चलो भाई, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अगली क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।